तो हम लोग है ना GS3 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपको कोई डाउट्स हैं या कुछ है तो आप पूछ लो, कुछ आपने इकट्ठे करे हो क्वेश्चंस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है अब GS3 का इस साल का, Why is public-private partnership required in infrastructural projects? Examine the role of PPP model in the redevelopment of railway stations in India. ठीक है, अगर आपको खोलना है तो आप लोग भी वो क्वेश्चन साथ में अपने फोन पे खोल सकते हो। GS3 2022 मेंस पेपर लिख लो, है ना। हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कैसे अटेम्प्ट करना है। इसके अंदर हम कंटेंट इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि अंदर क्या लिखना है, बट रादर की अप्रोच क्या होनी चाहिए आंसर्स की, बिकॉज द अप्रोच टू आवर आंसर्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन द कंटेंट। क्योंकि कंटेंट तो आप विद टाइम जो प्री की तैयारी करोगे, मेंस की तैयारी करोगे तो पता चल जाएगा, बट अप्रोच का आइडिया नहीं लगता। और मैंने GS3 से इसलिए शुरू करा है क्योंकि GS3 में मेरे हिसाब ऑलमोस्ट हाईएस्ट ही है, 100 है, तो मुझे लगता है कि वो काफी स्ट्रॉन्ग था, तो इसलिए उससे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग जो GS4 की केस स्टडीज थी वो डिस्कस करेंगे, है ना। फिर GS4 के कुछ जैसे व्हाट डज दिस कोट मीन टू यू क्वेश्चंस आते हैं रैंडम से, उनको कैसे टैकल करना है उनकी बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम ये भी देखेंगे कुछ क्वेश्चंस है जिनके बारे में सच्ची बिल्कुल आइडिया नहीं था, है ना, फिर भी उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सो फर्स्ट जैसे व्हाई इज PPP रिक्वायर्ड इन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अब सबसे पहले उसने पूछा है हमें क्वेश्चंस को सब पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो उसने PPP बोला है, तो हाँ हम सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन होगी उसमें थोड़ा सा बताएंगे कि हाँ हम लोग कैसे, हमारी इकोनॉमी है कितने परसेंट है ना, और कैसे जो गवर्नमेंट ओन्ड है उससे हम लोग अब LPG वगैरह के बाद हम लोग PPP की तरफ ज्यादा बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा वो आएगा, ये हमारा पेज नंबर 1 चल रहा है, 2 पेज का क्वेश्चन है क्योंकि 10 मार्क्स है, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक हमारी इंट्रोडक्शन आ गई है। इसके बाद बोलेंगे रोल ऑफ PPP इन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। फिर यहाँ 1 डालेंगे कि हाँ ये टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट कर देगा, है ना, एफिशिएंसी बढ़ा देगा, है ना, जो सर्विस डिलीवरी है वो बेटर होएगी, सिटीजंस के लिए जो है काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि गवर्नमेंट ओवरसाइट रहेगा तो जो करप्शन वगैरह है उसके चांसेस कम है, रेड टेपिज्म वगैरह जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। गवर्नमेंट को जो है वो इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ेगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। तो ऐसे करके हमने ये सारे पॉइंट्स को ऐसे अरेंज करना है पहले माइक्रो डायग्राम के फॉर्म में। यहाँ पे हम लोग सारे फिर एग्जांपल्स डालेंगे, एग्जांपल ये वाला रेलवे स्टेशन, यहाँ पे एग्जांपल जैसे कि कोविन प्लेटफॉर्म जो हमारा था कोविड के लिए, वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एग्जांपल था, ठीक है। तो ऐसे करके हमने एग्जांपल रिच करके हमने यहाँ पे ये वाली बात कर दी, ठीक है। फिर हम लोग इसके बाद बताएंगे कि चैलेंजेस क्या है PPP को, ये वाला पार्ट हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग ऐसे हेडिंग लिखे चैलेंजेस और पॉइंट्स में लिखे 1 2 3 4 5। इसके अंदर भी क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, मोनोपोलाइजेशन हो सकती है ना, ये लोग भी करप्शन कर सकते हैं क्योंकि वेलफेयर स्टेट नहीं है तो गरीबों तक नहीं बात पहुंचेगी, है ना, और ज्यादातर वो रिच सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन तक ही रह जाएगी। तो ऐसे करके हम लोग 5 पॉइंट्स बनाएंगे। फिर इसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है ना, एग्जामिन द रोल ऑफ PPP मॉडल इन द रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशंस इन इंडिया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशंस इन इंडिया, पॉइंट नंबर 1 की हाँ क्लीनलीनेस रेलवे स्टेशन से ज्यादा रहेगी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाली स्कीम है उसको जो है पुश मिल सकता है, जो ट्रेन्स हैं वो टाइमली चलेंगी, हमेशा दिक्कत नहीं आएगी, ग्रीवेंस रिड्रेसल जो है टिकट रिलेटेड इश्यूज हैं वो सारे इंप्रूव हो सकते हैं, है ना। उसके बाद मतलब बेसिकली हमने जितने ज्यादा पॉइंट्स हम ऐसे जनरेट कर सकते हैं हम करेंगे। फिर हम कंक्लूजन में एक जेनरिक सी लाइन लिखेंगे कि कैसे जो है हमारे रेलवे स्टेशन जो है वो लाइफ लाइन ऑफ द नेशन है और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हम लोग PPP के थ्रू उनको, और कॉमन सिटीजंस को बेटर रहेगा, हमारी ओवरऑल इकोनॉमी में इतने % का ग्रोथ हो सकता है इससे, ठीक है। तो हमारा ये अप्रोच रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी, है ना, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल इन इंडिया, तो हमने इसको कभी भी नो नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली टॉपिक है इंक्लूसिव ग्रोथ एक, और हम ये चाहते ही करना है, और मार्केट इकोनॉमी मतलब PPP जो फर्स्ट क्वेश्चन से लिंक भी था, तो हम लोग चाहते हैं कि उसकी तरफ बढ़ना है, तो कभी भी स्ट्रेट अवे नो नहीं करना। तो हमेशा जो हमारा फर्स्ट पार्ट आंसर का रहेगा उसके अंदर हम लोग सबसे पहले बताएंगे कि एज पर किसी की भी आप डेफिनेशन दे सकते हो, OECD की बात कर लेते हैं हम लोग, इंक्लूसिव ग्रोथ इज यही है कि सबको साथ लेके चलना है, ऐसे ऐसे करना है, ये वाली हम डेफिनेशन दे देंगे।
इन केस आपको ओईसीडी की ऑफिशियल वाली भी नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, आप एज पर ये करके अपनी डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी लिख दो, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, जो भी आपको लगता है आपको पता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप बोलोगे कि हाँ यस इंक्लूसिव ग्रोथ इज पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी, इंक्लूसिव ग्रोथ अंडर मार्केट इकोनॉमी। इसके आप लोगों की गवर्नमेंट ओवरसाइट होती है, ये होता है क्यों इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल हो सकती है मार्केट इकोनॉमी के अंदर, कि हमारे पास रिसोर्सेज आएंगे गवर्नमेंट के पास, सबको बांट सकते हैं हम लोग, है ना, इन्वेस्टमेंट कम लगेगी, टाइम इफेक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट है, मोर और लेस ये वाले पॉइंट्स इसके अंदर सेम ही चलेंगे। इन्होंने, मैंने जब पेपर देखा था तो मैं भी सोच रहा हूँ सिमिलर से दो क्वेश्चन इन्होंने बैक टू बैक दे दिए, है ना, बट ऐसा ही था। फिर इसके बाद आप बोलोगे नो बट सम चैलेंजेस एग्जिस्ट। हम ये नहीं बोलेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, हम बोलेंगे बट कुछ चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं। फिर हम यहाँ पे बोलेंगे चैलेंजेस टू इंक्लूसिव ग्रोथ अंडर मार्केट इकोनॉमी। फिर हमारा पॉइंट शुरू होएगा कि जो जो हमारे पॉइंट्स हैं कि अगेन मार्केट इकोनॉमी है तो इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल नहीं है ना, हम अगर हॉस्पिटल्स खड़े करने को बोले और उनको बोले फ्री में पेशेंट्स का इलाज करो तो वो नहीं करेंगे, उनको भी प्रॉफिट कमाना है। तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर सकता है, सब्सिडाइज कर सकता है, ये वो कर सकता है। फिर सेकंड पार्ट है स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया। अब इसके लिए हम पता क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट सा बना देंगे कि हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन कर दी तो मतलब ज्यादा लोगों के पास ज्यादा पैसे आ गए क्योंकि सबको हमने फाइनेंशियली इंक्लूड कर दिया। ठीक है, मोर रिसोर्सेज विद पीपल आ गए, मोर रिसोर्सेज आ गए तो मोर सेविंग्स होंगी, मोर सेविंग्स होंगी तो मोर इन्वेस्टमेंट करेंगे लोग, मोर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस सोशल ग्रोथ होगी, और इस सब से जो है फिर से फाइनेंशियल इंक्लूजन और प्रमोट होगी। तो नीचे करके हम लोग लिख देंगे फिगर वर्चुअस साइकिल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, अब ये फ्लो चार्ट आप ऑन द स्पॉट बना सकते हैं, इसमें कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं था, बट एट द सेम टाइम हमने जो अपना कॉन्सेप्ट है उसने बोला कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से कैसे ग्रोथ होगी, हमने वो शोकेस कर दिया, ऐसे हुई। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझाएंगे, एग्जैक्ट वर्डिंग में लिख के हम लोग इसको समझाएंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, कि फाइनेंशियल ग्रोथ होगी तो ये सब होएगा, हम इस बात को यहाँ पे समझा देंगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास और कंटेंट भी है तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे बना के कि स्कीम्स फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। वो क्या है ना, जो हमने जनधन अकाउंट्स बनाए हैं, है ना, आधार लिंक कर दिया है हमने, है ना, जो हमने जो भी हमारी मुद्रा स्कीम है कि सब तक लोन पहुंचे, फार्मर्स के लिए सॉफ्ट लोन्स की बात की है, तो ये सारी फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम्स है, हम सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स भी लिखेंगे। फिर एक स्कीम हम यहाँ पे छोड़ देंगे जो हम नहीं बताएंगे अभी, फिर इन कंक्लूजन में लिखेंगे स्कीम्स लाइक वो वाली स्कीम, ये वाली, ये है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन हेल्प करती है, इससे हमारी ओवरऑल जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी और हम लोग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे बाय 2025। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया। तो ये पैटर्न है जो हम एक क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। अब आप देखो इसके अंदर कहीं पे भी मोनोटनी नहीं आई, डायग्राम चल रहे हैं, पॉइंट्स चल रहे हैं, स्कीम्स भी बता दी हैं, फ्लो चार्ट भी बना दिया है, तो और इसको करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, हमारी जगह भी भर जाएगी पेज की। ठीक है, पढ़ने वालों को भी थोड़ा बेटर लगेगा। अब अगला क्वेश्चन जो पक्का ही पता था आना ही है, मेजर चैलेंजेस ऑफ पीडीएस इन इंडिया, हाउ कैन इट बी मेड मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने तीन चीजें देख ली, एक है क्वेश्चन पीडीएस, ठीक है, एक हो गए चैलेंजेस, एक हो गया कैसे इसको ट्रांसपेरेंट बनाना है, और एक हो गया कैसे इसको इफेक्टिव बनाना है। ठीक है, अब ये हमारे पास 4 कंपोनेंट्स है और हमारे पास 2 पेज हैं, तो हमें पता है कि 2-2 कंपोनेंट्स एक-एक पेज पे आएंगे, इतने में हमारा हो जाएगा। सबसे पहले हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आप डायग्राम बना सकते हो कि पीडीएस क्या होता है, कि ये फील्ड सी, यहाँ से ग्रेन्स वगैरह आ गए, यहाँ हमने वेयर हाउस में स्टोर कर दिए, फिर यहाँ ने गवर्नमेंट ने जो है हमारी फेयर प्राइस शॉप्स है उनके थ्रू लोगों को पीडीएस सिस्टम के थ्रू दे दिया, फ्लो चार्ट बना दिया कि ये है पीडीएस सिस्टम इन इंडिया। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन आएगी पीडीएस सिस्टम क्या है, जब आप पीडीएस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कौन से ईयर में पीडीएस आया था, है ना, क्या क्या है उसके बारे में, तो हम पीडीएस का ही समझा देंगे। फिर इसके बाद आप बताओगे कि हाँ चैलेंजेस टू पीडीएस सिस्टम इन इंडिया, है ना, कि ये है करप्शन है, ब्लैक मार्केटिंग है, होर्डिंग है, रेड टेपिज्म है ना, कि लोगों तक पहुंच नहीं रहा कंज्यूमर्स तक, उसके अंदर कई बार मिक्सिंग एडल्ट्रेशन हो जाती है तो अच्छी क्वालिटी का नहीं आता, है ना। फिर ये सब हमने चैलेंजेस में लिख दिया पीडीएस के। अब हमारा अगला पार्ट है हाउ कैन इट बी मेड मोर ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव, तो फिर आप ऐसे करके बनाओगे हाउ कैन इट बी मेड मोर ट्रांसपेरेंट, है ना, कि एनजीओ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व करेंगे,
एग्जाम्पल, है ना, मजदूर किसान शक्ति संगठन ने ये वाली एनएफएसए के ऊपर की हेल्प करी थी लाने में, है ना। एट द सेम टाइम हम लोग जो है सिटीजन्स रिपोर्ट कार्ड जैसी स्कीमें लेके आ सकते हैं, है ना। हम लोग लोकल ब्यूरोक्रेसी जो है, जैसे कि भीलवाड़ा मॉडल है ना, उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, है ना। गवर्नमेंट जो प्रॉपर है वो ओवरसाइट कर सकते हैं, टाइम टू टाइम सरप्राइज चेकिंग कर सकते हैं, मतलब ऐसे करके ट्रांसपेरेंट हो गया। हाउ कैन इट बी मेड मोर इफेक्टिव हमारा सेकंड पार्ट है। अब हम इस वाले पार्ट को पॉइंट्स में लिखेंगे, अगर ऊपर वाला डायग्राम में लिखा है तो। हाउ कैन इट बी मेड मोर इफेक्टिव, हम बता देंगे कि हाँ भाई जो गवर्नमेंट वेयर हाउसेज हैं, हमें उनका नंबर इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि हमारे 50% जो ग्रेन्स है वो स्पॉइल हो जाते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल करके लिखेंगे 50% ऑफ ग्रेन्स आर स्पॉइल्ड एज पर फलानी रिपोर्ट, है ना। फिर हम इफेक्टिव लिखेंगे कि इसके अंदर जो है हम वैरायटी लानी चाहिए पीडीएस के अंदर, है ना। सिर्फ मोनोकल्चर व्हीट राइस के ऊपर ही चले जा रहे हैं, अगर हम लोग और क्रॉप्स भी यूज करेंगे तो ज्यादा न्यूट्रिशियस भी रहेगा लोगों के लिए, है ना। सो हम इफेक्टिव के भी ऐसे करके 3-4 पॉइंट क्रिएट करेंगे। फिर एंड में हम बोलेंगे जैसे एफसीआई रिफॉर्म्स के लिए शांता कुमार कमेटी है उसको फॉलो करेंगे, और अपने पीडीएस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि ऐसे ऐसे हो जाए और ये हो जाए, और सबकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का भी हम ध्यान रखेंगे। हमारे कंक्लूजन में की पॉइंट वुड बी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो उसको लगेगा कि हाँ यार, ये अपार्ट फ्रॉम सिर्फ कि लोगों को क्रॉप्स मिले, वो ये भी सोच रहा है कि बंदों को अच्छे खाना मिले, कि उनकी जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है वो फुलफिल हो जाए। तो हम एक डायमेंशन यहाँ पे और क्रिएट कर रहे हैं। तो अगेन इस क्वेश्चन में भी एक फ्लो चार्ट है, एक माइक्रो डायग्राम है, पॉइंट्स है और स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन। हर क्वेश्चन हमारा ऐसे ही चलेगा। अगला है इलैबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। अगेन ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल ऑल्टरनेट साल पे आता है फूड प्रोसेसिंग पे, है ना। कभी मेगा फूड पार्क पे क्वेश्चन डाल देते हैं, कभी कोई स्कीम पे डाल देते हैं, कभी सीधा ही फूड प्रोसेसिंग पूछ लेते हैं। सो अगेन इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट इसके अंदर दो चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी है। उसने बोला है स्कोप और सिग्निफिकेंस। अब कई बार ना वहां पेपर में इन दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है, हमें लगता है शायद एक ही बात है, बट ये दोनों बहुत अलग है। कैसे? सबसे पहले हम लोग फूड प्रोसेसिंग हम लोग बताएंगे कि जैसे फूड प्रोसेसिंग जो है वो इतने % जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है और इतने % लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, और ये वन ऑफ द अपकमिंग एमएसएमईज है इंडिया की, और हमें इसके लिए बहुत फोकस करना चाहिए, ठीक है। अब ये परसेंटेजेस जो है, जो भी सिलेबस के टॉपिक्स है ना, मोस्टली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, कोल रिसोर्सेज, ये सब हम याद करके जाएंगे, ठीक है। और ये सब सिलेबस में क्लियरली लिखे हुए हैं, बस नेट पे सर्च करेंगे और सामने मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद उसने बोला एक्सप्लेन द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। तो हम सबसे पहले बताएंगे कि स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग। अब स्कोप होता है कि इंडिया के अंदर ऐसा क्या पोटेंशियल है कि यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग ज्यादा बेटर होए, ठीक है। अब इंडिया के अंदर क्या है, लार्ज एग्रीकल्चरल एरिया है जिसके अंदर हमारा हो रही है एग्रीकल्चर, है ना, लार्ज एरिया है। हमारे फार्मर्स का जो नंबर है वो काफी ज्यादा है, जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है ना। अभी हमारा जो है एक्सपोर्ट का पोटेंशियल जो है प्रोसेस्ड फूड का वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। हमारे पास लैंड एरिया है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, हमारे पास स्कोप में गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। अभी हम यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स लिखेंगे और एक एग्जांपल डाल देंगे पीएम संपदा स्कीम का, अभी हम ज्यादा नहीं डालेंगे, ठीक है। फिर हमारा स्कोप हो गया यहाँ तक। फिर हम बताएंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। सिग्निफिकेंस है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती है। सेकंड पॉइंट होगा कि ये न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में हेल्प कर सकती है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग के थ्रू हम लोग बायोफोर्टिफिकेशन कर सकते हैं क्रॉप्स की, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट होगा कि जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनकी जो कॉस्ट है बाद में वो इंक्रीज हो जाती है एकदम से, तो जो फार्मर्स हैं उनको जो है थोड़ी सी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाएगी। तो ऐसे करके हम लोग 5 पॉइंट हर एक सब पॉइंट के लिए बनाएंगे, ठीक है। फिर हम बताएंगे एट द सेम टाइम अभी कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं फूड सिक्योरिटी को, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को, कि है ना एडिक्वेट उनके पास, फार्मर्स के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, अवेयरनेस जनरेशन नहीं है, एक्सपोर्ट हमारे इतने स्ट्रांग नहीं हुए हैं, फूड प्रोसेसिंग से पहले ही जो है वो फूड मोस्टली वेस्ट हो जाता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट ठीक नहीं है, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के इश्यूज हैं, ठीक है, ये सब है। एट द सेम टाइम आप यहाँ साइड में ऐसे करके बॉक्स बनाओगे और आप लिखोगे स्कीम्स फॉर फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया, ठीक है। वो क्या है, पीएम संपदा स्कीम हो गई है, पीएम एफएमई स्कीम हो गई है, तो ऐसे करके 5 स्कीम्स हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर एंड में हम लोग कंक्लूजन में लिखेंगे कि इट इज वन ऑफ द सनराइज सेक्टर्स ऑफ इंडिया, और इसके थ्रू हम करेंगे तो हमारा जो टारगेट है कि डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम है बाय 2022 जो था अचीव नहीं हुआ है, तो हम बाय 2025 उसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सो अगेन हमारा ये आंसर है, ऐसा आंसर आपका दिखना चाहिए पेपर में, एग्जामिनर को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। सो बस एक ही इसमें आपको टेक अवे इतना इतना तो दिख ही रहा है कि हर एक आंसर में मोस्टली जो है माइक्रो डायग्राम्स का यूज किया है, साइड में मैंने बॉक्सेस बनाए हैं, है ना, इंट्रो और कंक्लूजन
प्रॉपर रेडी रखी है और बाकी का बचा हुआ पॉइंट जो है वो पॉइंट्स के फॉर्म में, ठीक है। सो आपने भी आंसर ऐसे ही करना है। अब अगला है द इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया हैज लेड टू न्यूअर चैलेंजेस in the community. What are those challenges and what steps are needed to be taken to meet them? So अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की है, उसने बोला लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो गई है जिससे कि न्यूअर हेल्थ चैलेंजेस आए हैं, उसने हेल्थ स्पेसिफिक बोला है, ठीक है। इन द कम्युनिटी व्हाट आर दोस चैलेंजेस, उसने पूछा क्या है, एंड व्हाट स्टेप्स टू बी नीडेड टू बी टेकन टू मीट देम, और स्टेप्स टेकन पूछा है। अब लॉजिकली आपने देखा कि इसके अंदर 1, 2 और 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, बट इसके अंदर 2 और चीजें जनरेट होंगी अभी। एक है कि उसने बोला लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, तो हम पहला बोलेंगे कि व्हाई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों इंक्रीज होगी, उसने स्टेट कर दिया, हम बताएंगे कि क्यों इंक्रीज हुई है। सेकंड पार्ट वुड बी कि हेल्थ तो ठीक है, चैलेंजेस हैं, तो हम बोलेंगे अपार्ट फ्रॉम हेल्थ जो अदर चैलेंजेस है उनकी अलग से हेडिंग बनेगी, है ना। फिर 1, 2, 3, 4 और 5 पार्ट्स में क्वेश्चन हमारा डिवाइडेड है, तो अब हमें 2 पेज भरने की कोई चिंता नहीं है, हमारे पास 5 हेडिंग्स है जिसके अंदर हमने काम करना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताओगे पहले इतनी थी, अब 69.1 हो गई है इंडिया की, नहीं भी याद है ये कितनी बड़ी है, कोई बात नहीं, हम कुछ और हेडिंग बना देंगे, कुछ और बात कर देंगे, ठीक है। कुछ भी जेनेरिक सा इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए जो थोड़ा सा ब्रॉड लेवल का हो या एग्जैक्टली रिलेटेड टू द टॉपिक हो। अगर नहीं कुछ समझ आ रहा है तो डेफिनेशन लिख सकते हो, डेफिनेशन लिखनी है, किसी भी चीज को कोड कर दो, एज पर WHO लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये होती है, जितनी कितनी इंक्रीज हो गई है ना। फिर आप बोलोगे व्हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज इंक्रीज, रीजंस फॉर इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत अच्छी आ गई हैं, एग्जांपल है ना, जो भी ओल्ड एज पेंशन स्कीम है ना, आयुष्मान भारत है, ये वो है, ये गवर्नमेंट स्कीम्स आ गई है, अवेयरनेस लोगों के अंदर बढ़ गई है, लोगों का जो सोशल सिक्योरिटी नेट्स है वो थोड़े से इंप्रूव हो गए हैं, है ना, लोगों के पास जो रिसोर्सेज हैं पॉपुलेशन के पास वो ज्यादा है, ठीक है। ये सब बातें हमने इसके अंदर डाल दी। फिर अगला पार्ट है कि व्हाट आर द न्यूअर हेल्थ चैलेंजेस, तो आप बोलोगे हेल्थ चैलेंजेस, आप पहले बता दो, चाहे फिजिकल डिवाइड कर दो उसको, फिजिकल के अंदर आप लिख दो भाई कार्डियक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं उनको, हार्ट अटैक्स वगैरह हो जाते हैं, है ना, लोकोमोटर वाली इश्यूज होते हैं, पैरालिसिस हो जाता है कई बार, जॉइंट पेन्स होती हैं, ये वो, न्यूरल बोल सकते हो दिक्कतें होती हैं, CNS की, है ना। उसके बाद आप चाहे और बनाते रहो, गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, ये ऐसे करके फिजिकल वाले बना दिए। सेकंड पॉइंट आप बना दो मेंटल चैलेंजेस, जिसके अंदर आप लिख दो भाई डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है ना, ऐसे ऐसे जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप लिख दो। फिर ये हो गए हेल्थ वाले। फिर बोलोगे अदर चैलेंजेस अपार्ट फ्रॉम हेल्थ, वो क्या है, सोशल चैलेंजेस। सोशल चैलेंजेस क्या है कि आजकल जो फैमिलीज है वो न्यूक्लियराइज हो गई है ना, जॉइंट फैमिलीज नहीं है, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिलीज, तो कई बार एपैथी हो जाती है उनको, ठीक है। एक हो गई इकोनॉमिक, कि क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, एवेन्यूज नहीं है, तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो वो अपनी हेल्थ वगैरह के लिए पे नहीं कर सकते हैं, है ना। उसके बाद वही जो हमारा जो PSJMH अप्रोच था ना वो हम डालेंगे। अब टेक्नोलॉजिकल भी डाल दो, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस भी है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट वगैरह आ गया और उनको यूज करना नहीं आता है, तो वो पीछे रह जाते हैं आजकल की डेट में, ठीक है। तो ऐसे करके आपने ये बना दिए। सो इसने हमने डिवाइड कर दिया पार्ट्स में 1, 2, 3, 4, 5। अब लास्ट है स्टेप्स, कि स्टेप्स क्या लेने हैं। अब जो आपने चैलेंजेस लिखे हैं ना उनके हम लोग वो स्टेप्स बना देंगे। कैसे, सबसे पहले हम बताएंगे कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर जो है स्पेशल जो है जीरियाट्रिक OPDs बनानी चाहिए है ना। सेकंड है कि उनके सोशल सिक्योरिटी नेट्स कवर करने चाहिए, एग्जांपल आयुष्मान भारत ने कर दिए हैं, कोविड के टाइम पे हमने इतना इतना 5 ट्रिलियन का पैकेज दिया था, उससे हेल्प हुई है ना। थर्ड है कि उनकी जो है एज ग्रुप में जो कोमॉर्बिडिटीज हैं उसके बारे में अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी चाहिए कि क्या क्या है। तो ऐसे करके हम 5 पॉइंट और बना देंगे। अब हमारा कंक्लूजन आएगा, वी शुड टेक केयर ऑफ इंडियाज longevity dividend and take care of our silver economy। अब सिल्वर इकोनॉमी एक टर्म है जो हम यूज करते हैं जीरियाट्रिक एज ग्रुप के लिए, कि है ना वो भी इकोनॉमी में जो है अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सके, तो इनका ध्यान रखेंगे ताकि ये लोग भी जो है अपनी हेल्थ वगैरह का ध्यान रखें, तो इंडिया के रिसोर्सेज थोड़े से बच जाए, और एट द सेम टाइम इनको हम लोग थोड़ा वोकेशन वगैरह भी सिखा सकते हैं ताकि ये लोग भी इकोनॉमी में जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इफेक्टिवली, ठीक है। सो ये हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। सो इतने से आंसर में हमने इतना सारा कंटेंट भर दिया।
ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी था, बड़ा ऑन द स्पॉट सा आया था कि ईच ईयर अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल सेल्यूलोज इज डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट अर्थ। ठीक है, अब सेल्यूलोज के बारे में ज्यादा नहीं पता था मुझे, कि मुझे पता है हाँ प्लांट्स में होता है सेल्यूलोज, कुछ स्टार्च जैसा होता है, बट ज्यादा कुछ नहीं पता था। सो व्हाट आर द नेचुरल प्रोसेसेस दिस सेल्यूलोज अंडरगोस बिफोर यील्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर एंड प्रोडक्ट्स। तो एक बात तो मेरे दिमाग में आ गई, 2 पेज तो जैसे तैसे भरने हैं। अब एक बात मैंने फटाफट से ऐसे कर ली कि यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि सेल्यूलोज है, अब सेल्यूलोज कुछ कार्बन कुर्बन का ही होगा, तो ऐसे ही ना कुछ रैंडम सा नीचे बना दिया मैंने कि ये सी है, आपस में लिंक्ड है मल्टीपल से, कहीं ऐसे एच उच लगा दिया, ओ एच लगा दिया कि ये सेल्यूलोज है, एग्जाम्पल ऐसे ही बना दिया मैंने बस। ठीक है, और इसने बस बोला था नेचुरल प्रोसेस क्या अंडर होता है बिफोर यील्डिंग CO2 वाटर एंड अदर एंड प्रोडक्ट्स, CO2 प्लस H2O प्लस अदर एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूंगा कि डिग्रेडेशन ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो ये एक मैंने बना दिया इक्वेशन टाइप चीज। अब उसके बाद मैंने कहा यार डायग्राम तो बनाना ही है। अब सबसे पहले मैंने बोला नेचुरल प्रोसेसेस क्या है, मुझे ऐसे तो नहीं पता कि कोई ह्यूमिफिकेशन होती है, क्या होता है, ये सब तो नहीं पता पेपर में। तो पर इतना तो हमें आइडिया है कि सेल्यूलोज डिग्रेड हो रहा है, तो बैक्टीरिया से होगा, वायरस से होगा, अदर ऑर्गेनिज्म से होगा, सैप्रोट्रोफिक डिग्रेडेशन जिसको कहते हैं फंजाई वगैरह से, इससे ही होगा। तो मैंने कहा चल ठीक है, ये 3 टॉपिक तो मेरे को मिल गए हैं, इन पे ही काम करेंगे। ठीक है, पहले तो मैंने बता दिया सेलुलोज जो है प्लांट का मटेरियल होता है, ऐसे ऐसे करके स्टर्डी सा होता है, रोबस्ट सा होता है, बड़ा टाइम लेता है डिग्रेड होने में। फिर अब मैंने कहा अब ये यहाँ पे भर दिया मैंने, फिर यहाँ पे ये फ्लो चार्ट से इक्वेशन बना दी। फिर मैंने कहा कि नेचुरल प्रोसेसेस जो है अंडरगो करता है डिग्रेडेशन करने के। अब यहाँ पे डायग्राम बना दिया कि ये पौधा है, ठीक है, ऊपर ऐसी सन बना दिया कि यूवी रेज डाल रहा है, ये भी डिग्रेड कर रही है। इसके बाद मैंने बोल दिया कि ये हमारा पौधा था, थोड़ा थोड़ा डिग्रेड होने लग गया। फिर मैंने बोल दिया यहाँ पे बैक्टीरिया जो है उन्होंने इस पे एक्ट करा, इसको ऐसे ऐसे करके बना दिया। अगले पार्ट में इसके ऊपर फंजाई ने एक्ट करा है और इसको बहुत ही ऐसे माइक्रो फाइन पार्टिकल्स में बना दिया है। इसके बाद मैंने कहा अब ये जो रिसोर्सेज हैं ये जमीन में आ गए हैं और कल को जो नया प्लांट है वो ये रिसोर्सेज को यूज कर रहा है। तो मैंने कहा सेल्यूलोज डिग्रेडेशन है, और यहाँ बीच में आप दिखा दो कि CO2 और H2O रिलीज हो गया है ना। सेल्यूलोज डिग्रेडेशन है हाइफन न्यूट्रिएंट साइकिल, कुछ भी बना दो, है ना। सो ऐसे करके ये अच्छा सा डायग्राम लग रहा है देखने में एग्जामिनर को, और नॉर्मली जो क्वेश्चन मैंने छोड़ देना था मैंने उसको अटेम्प्ट कर दिया। अब हेडिंग बना दी कि बैक्टीरियल डिग्रेडेशन है, 2-3 बैक्टीरिया के मुझे नाम पता थे वो मैंने लिख दिए कि हाँ ये सब है। फिर यहाँ तक बैक्टीरिया हो गए। फिर सेकंड मैंने लिख दिया कि सैप्रोट्रोफिक डिग्रेडेशन है ना, जो कि हमारे फंजाई होते हैं, यीस्ट होते हैं, वो जो है वो डिग्रेडेशन कर देते हैं। फिर मैंने बोला रोल ऑफ जो डिग्रेडेशन ऑफ सेलुलोज है उसका क्या है कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो रिलीज होते हैं, CO2 आती है एनवायरनमेंट में, वो नए प्लांट्स ले लेते हैं, वाटर रिलीज होता है जो बाद में रेनफॉल वगैरह में हमारी हेल्प कर सकता है, और अल्टीमेटली जो न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब हुए हैं उससे जो है न्यू प्लांट्स है वो राइज करेंगे। ठीक है, अल्टीमेटली फिर इसके अंदर थोड़ा सा ये भी लिख दिया जो सेलुलोज वगैरह डिग्रेड होता है बाद में यही कोल बन जाता है, और जो कोल है हमारे मिनरल रिसोर्सेज में काम आता है। सो फिर ऐसी कंक्लूजन में लिख देना कि सेलुलोज वगैरह जो है आजकल हम लोग डिफॉरेस्टेशन वगैरह कर रहे हैं, तो जो ये न्यूट्रिएंट साइकिल है सेलुलोज की डिग्रेडेशन नहीं हो पा रही, खराब है। ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं आता पर भर दिया अच्छे से कुछ ना कुछ लिख के। सो ये वो क्वेश्चन है जो मैं छोड़ देता तो 0 आते, अब इसमें 3-3.5 तो पक्का ही आ गए हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है इस एक आंसर से। ये सब अभी आपको हो सकता है लग रहा हो कि भाई ऑन द स्पॉट कैसे सोच लिया या कर दिया, बट जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करोगे और जब उस वाले फ्लो में आ जाओगे मेंस वाले में, तो ऑटोमेटिकली इतना ब्रेनस्टॉर्म होना शुरू हो जाएगा। बस इसमें एक चीज याद रखनी है, थोड़ा सा भरोसा रखना है कि यार क्वेश्चन नहीं भी आता तो मैं लिख दूं जैसे तैसे। ठीक है, फिर अगला है डिस्कस इन डिटेल द फोटोकेमिकल स्मॉग एम्फसाइजिंग इट्स फॉर्मेशन, इफेक्ट्स एंड मिटिगेशन, एक्सप्लेन द 1999 गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल। अब 1999 गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल किसी को नहीं पता, कभी नहीं सुना पढ़ा, शंकर में नहीं दिया हुआ, कहीं पे नहीं पढ़ा हुआ, पर उसने बोला फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में है तो उसके लिए ही होगा, है ना। तो हम उससे रिलेटेड कुछ उसमें लिख देंगे क्योंकि क्वेश्चन के साथ ही दिया है। अब फोटोकेमिकल स्मॉग ऐसा टॉपिक है जो हाँ हमने पढ़ा हुआ है प्रीलिम के लिए कहीं कहीं, कि जो ओजोन है और जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इस सबसे फोटोकेमिकल स्मॉग हो जाता है, तो दिखना दुखना कम हो जाता है, ये सब हो जाता है। तो उसने सीधा ही बोल दिया फोटोकेमिकल स्मॉग। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम डेफिनेशन लिखने से पहले मैंने डायग्राम ही बना दिया कि ऐसे करके कार है कोई, है ना, कोई फैक्ट्री है ना, और ये सब है। तो इन सब से ये जो स्मोक वगैरह रिलीज हुई है यहाँ पे लिख दिया VOCs रिलीज हो रहे हैं, NOx रिलीज हो रहा है, जो है ग्राउंड लेवल ओजोन रिलीज हो रही है, इससे जो है विजिबिलिटी वगैरह रिड्यूस हो गई है और फोटोकेमिकल स्मॉग हो गया।
ठीक है, डायग्राम बना दिया हमने फोटोकेमिकल स्मॉग की फॉर्मेशन। अब उसने हमसे पूछ ही लिया कि फॉर्मेशन बतानी है, पहले डेफिनेशन दे दी फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है, फिर हमने हेडिंग बना दी फॉर्मेशन। हमने फिर बता दिया कि कैसे कार पोल्यूशन से या फैक्ट्री पोल्यूशन से, है ना, लाइट पोल्यूशन से, इन सब से जो है हमारे क्या क्या रिलीज होते हैं, वीओसीज रिलीज होते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, ये सब रिलीज होते हैं। सो ओजोन ग्राउंड लेवल होती है, तो इस सब से फोटोकेमिकल स्मॉग हो जाता है। ठीक है, फिर अगला उसने पूछा है इफेक्ट्स। अब हम बताएंगे इफेक्ट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। अब इफेक्ट्स को भी हम लोग हर चीज को याद रखना, हम सब पार्ट्स में डिवाइड करा करेंगे। इफेक्ट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग ऑन लाइफ या ह्यूमंस या ऑर्गेनिजम्स। क्या होगा, रेस्पिरेटरी दिक्कतें आ सकती हैं, है ना, विजुअल दिक्कतें आ सकती हैं, एग्जाम्पल लिख दो ऐसे करके, है ना, वाटरिंग ऑफ आईज, ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शंस, है ना। उसके अलावा रेस्पिरेटरी में लिख दो एग्जाम्पल, है ना, चेस्ट कंजेशन, कफ, कोल्ड, ये सब लिख दो इसके अंदर, है ना। इसके बाद ऐसे करके आपने लिख दिया अपना, फिर बी पार्ट आएगा ऑन इन्वायरमेंट, है ना। इट विल इंटरफेयर विद ट्रीज, विद प्लांट्स, उनके साइकिल्स के साथ, है ना, जो हमारे बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उन सब के लिए हार्मफुल है, ऐसे ऐसे करके हमने बना दिए। ठीक है, अब अगला पार्ट है कि उसकी मिटिगेशन। अब मिटिगेशन के बारे में हमें नहीं पता कुछ खास, पर हमें पता है जैसे कार्स है, कार्स के लिए भी हम लोग कुछ कुछ चीजें करते हैं कि पोल्यूशन ओवरऑल कैसे कम करना है, वही मिटिगेशन इसमें लिख देंगे। क्या होगा कि वी विल यूज टेक्नोलॉजी, जैसे कि स्क्रबर्स होते हैं जो कार के एग्जॉस्ट पाइप में लग जाते हैं, है ना। हम लोग जो लॉज एंड लेजिस्लेशंस हैं फैक्ट्रीज के लिए वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। AQI की प्रॉपर असेसमेंट करते रहेंगे टाइम टू टाइम, देखने के लिए क्या है ना। CFCs वगैरह जो है उनको कम कर देंगे, और ट्राई करेंगे कि ACs वगैरह की जगह हम लोग कोई नेचुरल मेथड्स यूज कर लें, है ना, फॉर कूलिंग पर्पसेस, है ना। जो इंडस्ट्रीज वगैरह है उनको इतने से ज्यादा ACs वगैरह यूज करने पे हम लोग टैक्स उनका बढ़ा दें, तो ये सब चीजें हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर अब आ गया पार्ट, अब लास्ट का इतना सा पेज रह गया। अब हम बताएंगे कि गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल क्या है। उसमें हम लिख देंगे कि जो भी फोटोकेमिकल एलिमेंट्स हैं, जो फोटोकेमिकल स्मॉग है, उनको कम करने के लिए गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल की थी। अब हमें पता नहीं है इंडिया सिग्नेटरी है कि नहीं है, तो अगर रिस्क लेना है तो लिख दो है। अब मुझे नहीं पता है कि नहीं है, तो मैंने नहीं लिखा वैसे, पर लिख सकते हो, अगर पूछा है तो हो सकता है इंडिया मेंबर ही हो इसका, अब पता नहीं। तो हम लिख देंगे इस चीज के लिए था, ग्राउंड लेवल ओजोन को कम करने के लिए, है ना, VOCs को कम करने के लिए, ये सब। तो जो हमने मिटिगेशन मेथड्स मेंशन करे हैं, ये सब इसका यूज करेगा गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल, और हम लोग भी हेल्प करेंगे कि इंडिया भी इसको अच्छे से, एटलीस्ट हम ये लिख सकते हैं कि इंडिया शुड फॉलो द गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल, है ना। रादर की मेंबर है कि नहीं है वो नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, तो कंक्लूजन में लिख देंगे इंडिया शुड फॉलो द गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल, ताकि जो फोटोकेमिकल स्मॉग है जो उससे हेल्थ एटसेट्रा ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स ये सब बचे। ठीक है, सो ये आंसर हम लिखेंगे। अगेन आप देखो, एक डायग्राम है, एक माइक्रो डायग्राम है, बाकी आंसर पॉइंट्स में है। फिर अगला है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड अकरेंस ऑफ क्लाउड बर्स्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, डिस्कस टू रीसेंट एग्जांपल्स। अब इसने फिर क्लियरली खुद से ही बोल दिया, एक चीज है मैकेनिज्म, एक चीज है अकरेंस, थोड़ा सा क्लाउड बर्स्ट है ना, और उसने दो एग्जांपल्स मांग लिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर इनेट है, जब उसने क्लाउड बर्स्ट की बात कर दी है तो हम थोड़े से सॉल्यूशंस भी देंगे। ठीक है, 4 सब पार्ट्स में हमारा डिवाइड हो गया। हम सबसे पहले बताएंगे कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, फिर हम यहाँ पे एक और डायग्राम बना देंगे, जेनेरिक से ही बना देना कि ये माउंटेन्स है ना, ये क्लाउड है, क्लाउड ऐसे करके जाता है, ओरोग्राफिक बैरियर से टकराता है तो रेनफॉल हो जाती है। यहाँ कोई रिवर थी जहां से इवेपोरेशन हुई थी, है ना। सो ये हम लोग बोलेंगे कि कैसे फिगर ओरोग्राफिक मैकेनिज्म ऑफ क्लाउड बर्स्ट इन इंडिया। ये कुछ खास नहीं है, पर अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे थोड़ा प्रेजेंटेबल वाला, कि क्लाउड है, यहाँ पे लिख देना प्रेसिपिटेशन है ना, यहाँ पे लिख देना ओरोग्राफिक बैरियर है, तो वेल लेबल डायग्राम है, यहाँ लिख देना इवेपोरेशन है, यहाँ लिख देना वाटर बॉडी है। ठीक है, तो ये डायग्राम बड़ा अच्छा से लगने लग जाएगा उसको। ठीक है, फिर क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन दे दी, ये है। वैसे तो क्लाउड बर्स्ट जब आप टॉपिक डिजास्टर वाला पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्लाउड बर्स्ट उसके अंदर काफी हाईली मार्क्ड है। तो क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन में लिखा मैकेनिज्म ऑफ क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, यही वाली चीज को आप समझा दोगे इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स की। सबसे पहले इवेपोरेशन होती है, फिर क्लाउड जो है वो राइज करता है, फिर ओरोग्राफिक बैरियर से टकराता है, हैवी प्रेसिपिटेशन ओवर एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर अब अगला आपकी हेडिंग आ गई अकरेंस ऑफ क्लाउड बर्स्ट।
तो पहले तो आप बताओगे इंडिया का मैप बना देना। ठीक है, तो आप इसके अंदर बता देना कि हाँ यार इस वाले एरिया में क्लाउड बर्स्ट ज्यादा होते हैं, हमें पता ही है हिमाचल जम्मू कश्मीर उत्तराखंड वाले एरियाज में ज्यादा होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे भी बना देना कि वेस्टर्न घाट्स वाले एरिया में भी थोड़े से क्लाउड बर्स्ट हो जाते हैं। तो आप बोलोगे अकरेंस ऑफ क्लाउड बर्स्ट इन इंडिया। ठीक है, फिर आप अकरेंस बताओगे कि हाँ जनरली माउंटेनस एरियाज में होते हैं जहाँ पे हैवी प्रेसिपिटेशन हो जाती है इस वजह से ये वो। फिर उसने बोला गिव टू रीसेंट एग्जांपल्स, टू रीसेंट एग्जांपल्स। अब ना हमारे मेंस के टाइम पे हुआ था एक, शायद लेह में हुआ था, तो इसलिए वो याद था क्योंकि अभी उस 1 महीना पहले ही हुआ था। तो एक तो वो एग्जांपल हो गया, दूसरा चमोली में कुछ साल पहले हुआ था उत्तराखंड में, ये भी एग्जांपल किसी करंट अफेयर वगैरह में था। तो ये लिख दिए कि 2 क्लाउड बर्स्ट हुए थे इंडिया में। ठीक है, फिर उसके बाद अब आप लिखोगे कि हाँ सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं क्लाउड बर्स्ट को प्रिवेंट करने के लिए, है ना। जो हमारी डिजास्टर की टीम्स है वो होने चाहिए, लोकल वॉलंटियर्स हमें क्रिएट करने चाहिए जो फटाफट से फर्स्ट मोड ऑफ एक्शन हो। क्लाउड बर्स्ट हो रहा है तो उस वाटर को कंजर्व भी हमें कर लेना चाहिए कि बाद में यूजफुल हो जाए। जो माउंटेन वाले रीजन्स हैं वहां पे जो घर हैं उनके ऊपर हम लोग स्टिल्ट्स बना देंगे, पानी आ गया तो फ्लडिंग ना हो, और उनकी रूफ्स को भी ऐसे जोड़ दें कि वो कोलैप्स ना हो जाए एक के ऊपर एक। ठीक है, ऐसे करके अब इस सॉल्यूशंस को भी हम हमेशा ना डिजास्टर वाले क्वेश्चंस को दो तरह से हम लोग लिखेंगे। अगर कभी भी क्वेश्चन है इन जनरल सॉल्यूशन में, एक होते हैं स्ट्रक्चरल मेजर्स, एक होते हैं नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। अब चाहे आपका अर्थक्वेक आ जाए, चाहे फ्लड आ जाए, ठीक है, चाहे कोई भी डिजास्टर आ जाए, दो हेडिंग्स में डिवाइड होएगा हमेशा, स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल। नॉन स्ट्रक्चरल के हमेशा 2 पॉइंट्स ही होते हैं जो कॉमन है। ठीक है, एक है हमारी हैजार्ड मैपिंग, एक हमारी है अवेयरनेस जनरेशन, है ना, वाया जो है हमारे मोबाइल मैसेजेस के थ्रू आ जाए या अनाउंसमेंट्स के थ्रू आ जाए, और लास्ट है कि एक लिख दो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। ये तीनों पॉइंट्स हमेशा सेम रहेंगे चाहे कोई भी डिजास्टर है आपका। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब स्ट्रक्चरल वाले में अर्थक्वेक है तो कुछ लिख देना, फ्लड्स है तो कुछ लिख देना, मोस्टली वही है कि घरों में कैसे हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस करने हैं ये वो, तो यही पार्ट है जो सिर्फ वेरी करता है। तो ऐसे ऐसे टेम्पलेट हम बना के जाएंगे। अगर आपके पास फिर भी कुछ नहीं है लिखने को तो आप यहाँ पे एनी टाइम जो है हमारा डिजास्टर साइकिल बना सकते हो कि डिजास्टर हो गया, है ना, फिर उसके बाद रिहेबिलिटेशन करा, पहले रिस्पॉन्स करा, है ना, फिर रिलीफ करा, फिर रिहेबिलिटेट करा, फिर मिटिगेट करा, फिर प्रिपेयर करा, फिर डिजास्टर आया। तो ये भी आप किसी भी डिजास्टर क्वेश्चन में बना सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं। ठीक है, यहाँ फिगर डिजास्टर साइकिल हमने कर दिया रीसेंट एग्जांपल, फिर हमने ये सॉल्यूशंस भी अपने जो है प्रॉपर दे दिए, तो हमारा क्लाउड बर्स्ट भी 2 पेज भर चुका है। ठीक है, सो बस आपको जितने ज्यादा डायग्राम्स आप बना सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई भी डायग्राम नहीं है जो रेलेवेंट नहीं है, पर आप बना सकते हो। जहां पे भी डिजास्टर का क्वेश्चन है एक इंडिया का मैप बनेगा, एक डिजास्टर साइकिल बनेगा, उसके अलावा आपको लगता है तो कुछ और बना दो। सॉल्यूशंस में हमेशा एक स्ट्रक्चरल एक नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट रहेगा, नॉन स्ट्रक्चरल के सेम ही 3 पॉइंट रहेंगे। हमेशा जो इसका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में आप उसकी डेफिनेशन दे देना कि वो क्या होता है, कि अगर अर्थक्वेक आ गया तो हाँ भाई जो भी टेक्टोनिक प्लेट्स है उनकी कोलिजन होती है, एपीसेंटर होता है, हाइपोसेंटर होता है, ये सब लिख दोगे, है ना। अर्थक्वेक वाले में तो आप बना भी देना एक डायग्राम ना ऐसे करके कि ये क्रस्ट है ऊपर तो ये हमारा हाइपोसेंटर है, ये एपीसेंटर है, और ऐसे करके जो है वेव्स ऐसे जा रही है। ठीक है, और कंक्लूजन में होएगा हमेशा कि वी शुड फॉलो द सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, और लोकल लोगों का यूज करना चाहिए ताकि वो फर्स्ट रिस्पॉन्स वाले बन जाए और डिजास्टर से जो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हो जाए वो प्रिवेंट हो जाए। ठीक है, सो ये हमारा क्लाउड बर्स्ट का क्वेश्चन हो गया। तो देखो इसमें हम क्योंकि घर से टेम्पलेट बना के जा रहे हैं और डायग्राम सोच के जा रहे हैं क्या बनाना है, तो टाइम बहुत बच जाएगा। तो अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में 7 मिनट लगेंगे तो ऐसा नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को 4 मिनट लगेंगे। जो क्वेश्चन सेल्यूलोज जैसे है जिनके बारे में हमें नहीं पता उनको हो सकता है 10 मिनट भी लग जाए। तो कभी ऐसे ना करना, कई लोग मैंने देखे हैं वो करते हैं कि 7 मिनट का क्वेश्चन है ना तो वो प्रैक्टिस करने बैठते हैं कि मैं ऐसा करूंगा कि 2 मिनट में इंट्रोडक्शन लिखूंगा, 2 मिनट में कंक्लूजन लिखूंगा, 3 मिनट में बॉडी लिखूंगा, तो और वो टाइम भी नोट कर रहे होते हैं साथ साथ कि इतना मैंने लिखा है कि नहीं। पर इसका फायदा नहीं होता एक्चुअल पेपर में, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं जो पढ़ के गए हैं, पीडीएस फूड प्रोसेसिंग है, वो हम 4 मिनट में ही कर लेंगे। जनरल ट्रेंड ये है अगर 20 क्वेश्चन है ना, 10 क्वेश्चन है जो 10 नंबर के हैं और 10 क्वेश्चन है जो 15 नंबर के हैं। इनके हैं 2-2 पेज ईच, इनके हैं 3-3 पेज ईच, तो ये टोटल 20 पेज है, ये टोटल 30 पेज है। तो अब हमने क्या ट्राई करना है कि जो 20 पेजेस वाला पार्ट है ये हम लोग 1 घंटा 15 मिनट में कर लें, और ये वाला हम 1 घंटा 45 मिनट्स में कर लें, है ना। ऐसे करके हम डिवीजन करेंगे तभी होता है। बट एक्चुअल पेपर में मुझे याद है कई बार होता था कि इसी में 125 हो गए हैं, अब इसके लिए सिर्फ 135 रह गए हैं, और ये तो बहुत बुरा है क्योंकि इसमें तो 10 पेज एक्स्ट्रा है। बट फिर तेज तेज करना पड़ता है काम।
ठीक है, तो ये सोच के कैलिब्रेट करके हमने पेपर को एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ी थोड़ी देर बाद टाइम देखा कि कितना हो गया। मैं जनरली हर 5 क्वेश्चन बाद एक बार टाइम चेक कर लेता था कि अगर ये 115 है तो इसके हाफ टाइम तक मेरे 5 तो हो जाने चाहिए। या कई बार होता है जैसे मेरे को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाला क्वेश्चन जो लास्ट था वो बहुत ही अच्छे से आता था, मैं घर से पूरा तैयार करके गया था, तो मैंने पहले वो कर लिया था। जनरली मैं हमेशा ऑर्डर में ही चलता हूँ, तो मेरे को था कि अभी भी याद करके आया हूँ, कहीं भूल ना जाऊं, तो मैंने पहले वो कर लिया था। हमारा अगला डिस्कस द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, डिस्क्राइब द लिंकेजेस बिटवीन टेररिस्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दैट एग्जिस्ट एट द नेशनल एंड ट्रांसनेशनल लेवल्स। अब ये वाला क्वेश्चन ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि सिलेबस का ही एग्जैक्ट टॉपिक है लिंकेज बिटवीन टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, तो उसके अंदर आप जो भी लिखो, मनी लॉन्ड्रिंग है, आर्म्स स्मगलिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, सब कुछ, तो वो सारा जो है वो बिल्कुल ही रिटर्न क्वेश्चन है, हर जगह दिया हुआ है, और ये तो था कि पक्का ही सिलेबस में है तो आ ही सकता है, तो है ना, इस वाले को हम नहीं डिस्कस करेंगे इसमें क्योंकि कुछ नया इनोवेशन करने वाला था नहीं। अब अगला है व्हाट आर द मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया। अब मैंने जो आपको कल 5 टॉपिक बताए थे इंटरनल सिक्योरिटी में से जो पक्का ही पक्का आते हैं, उसमें से एक था मैरीटाइम सिक्योरिटी, तो प्रिपेयर करके गया था, पता ही है आना। तो उसमें क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही मैंने ऐसे करके डायग्राम बना दिया फिर से, ये है ना कि मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस पूछे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मेरे को पता है कि यहाँ वाले कोस्ट में लिख दूंगा कि है ना स्मगलर्स वगैरह हैं, यहाँ वाले कोस्ट में लिख दूंगा कि हाँ भाई टेररिस्ट एंटर करते हैं, जैसे मुंबई वाले में करे थे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि यहाँ से भाई इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं, है ना, यहाँ पे मैं लिख दूंगा श्रीलंका है तो यहाँ से कई बार माइग्रेंट्स भी आ जाते हैं, प्लस थोड़ा थोड़ा टेररिस्ट एंगल भी रहता है ना, प्लस यहाँ पे ट्रेड के लॉसेस भी हो जाते हैं। तो ऐसे करके मैंने जो है अपने सारे बॉर्डर्स पे अलग अलग चीज लिख दी जो मेरी टाइम के है। ठीक है, फिर इसके बाद अब इंट्रोडक्शन में आएगा जो भी मेरा मेरा फिक्स रहता था कि मेरी टाइम वाला कुछ भी आ गया, तो इंडिया की जी इतनी लंबी कोस्ट लाइन है, पता नहीं 7500 किलोमीटर है कितनी है, तो इतनी लंबी हमारी कोस्ट लाइन है, उसके अंदर हमारे मैंने याद करे हुए थे कि पता नहीं 20 मेजर सिटीज हैं, है ना, और पता नहीं 25 पोर्ट्स हैं, तो इसलिए जो हमारी कोस्ट लाइन है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, एक तरह से सब कॉन्टिनेंट बना देती है, तो बहुत ज्यादा एसेंशियल है। सो फिर हम इसमें लिखेंगे तभी देयर आर मेनी मैरीटाइम चैलेंजेस दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, तो हम सारे ये जो चैलेंजेस मैंने अलग अलग से मार्क कर रहे हैं, इलीगल माइग्रेशन है, टेररिज्म की एंट्री है ना, ब्लैक मार्केटिंग, स्मगलिंग है ना, प्लस जो नया जो यहाँ पे है ना नीचे एक नया आएगा सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, वो भी मेरीटाइम सिक्योरिटी का चैलेंज है कि चाइना की जो हेजीमनी है वो इंडियन ओशन में भी अब काफी बढ़ती जा रही है, तो वो भी एक और मेरीटाइम चैलेंज है हमारे लिए। ठीक है, फिर सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, सो ये हमारे चैलेंजेस आ गए। फिर डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्निकल एंड प्रोसीजरल इनिशिएटिव्स टेकन टू इंप्रूव द मेरीटाइम सिक्योरिटी। अब हो सकता है हमें तीनों टाइप की जो है अलग अलग तरह के इनिशिएटिव्स नहीं पता कि ऑर्गेनाइजेशनल क्या है, टेक्निकल क्या है और प्रोसीजरल क्या है। हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि हेडिंग डाल दी कि ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस हैं, वैसे एक टेक्निकल है और एक प्रोसीजरल है। तो हमने तो घर से ऐसे ही याद करे थे कि मेरी टाइम के लिए क्या सोल्यूशन है, हमने ऐसे सब पार्ट्स में डिवाइड नहीं करे थे, नहीं करे तो कोई बात नहीं। ऑर्गेनाइजेशनल वाले हम पहले लिख देंगे यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशनल की इंडियन ओशन रीजनल एसोसिएशन बनाई है, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम बनाई है ना, क्वाड के थ्रू भी हम थोड़ा थोड़ा बात कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी जो पैरामिलिट्री है, हमारी जो इंडियन नेवी है, उन्होंने भी बड़ा ऐसे थिएटर ऑफ कमांड ज्वाइन कर दिए, ये सब कर दिया, खुद से बना दिया ऑर्गेनाइजेशनल। अब नहीं पता टेक्निकल एंड प्रोसीजरल, तो हेडिंग ही बना दो टेक्निकल एंड प्रोसीजरल इनिशिएटिव्स टेकन, पर हमने हर एक जो पॉइंट है उसको एड्रेस जरूर करना है। अगर अलग अलग से पता है तो बेस्ट है, अलग अलग से तीनों लिखो, नहीं पता है तो एक अलग से लिख के दोनों को क्लब कर दो। ठीक है, अब टेक्निकल जो भी है, कोई हमारी सिक्योरिटी का हमने युद्ध अभ्यास किया है, कुछ किया है, इलीगल माइग्रेशन के लिए कुछ किया है ना, मॉडल पोर्ट्स अथॉरिटी एक्ट निकाला है ना, कुछ भी करा है, श्रीलंका के साथ हमने कोई ऐसे अग्रीमेंट कर लिया है, तो ये सब इसके अंदर आएगा जो हमने अपनी मेरीटाइम सिक्योरिटी के लिए किया है। ठीक है, डिजिटाइजेशन करी है पोर्ट्स की, जो भी करा है, तो ये सब इसमें आएगा। फिर हम बोलेंगे कि इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स ब्लू ओशन डिप्लोमेसी, है ना, और जैसे हमारा सागर मिशन है ना, या सागर माला है, तो उसको हम लोगों को लिंक करके चलना चाहिए क्योंकि हमारे लिए जो कोस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए भी, लोकल लोगों की, और जियो स्ट्रेटेजी के लिए भी। तो ये हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। ठीक है, हमारा अगला है economic growth in the recent past has been led by increase in labor activity. Explain this statement. Suggest the growth pattern that will lead to creation of more jobs without compromising labor productivity.
अब ऐसे से जो क्वेश्चंस है ना उनको थोड़ा सा ध्यान से 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक बारी में समझ नहीं आते। ध्यान से इसको धीरे-धीरे पढ़ेंगे, है ना? इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रीसेंट पास्ट हैज बीन लेड बाय इंक्रीज इन लेबर एक्टिविटी। तो मतलब कि लेबर की जो एक्टिविटी है वो बढ़ गई है पिछले रीसेंट पास्ट में, इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ने लगी है। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा हम इसको अभी बताते हैं कैसे एक्सप्लेन करेंगे। Suggest the growth pattern that will lead to creation of more jobs without compromising labor productivity. So सबसे पहले इसने अगर स्टेटमेंट दे दी ना, इकोनॉमिक ग्रोथ इन रीसेंट पास्ट इंक्रीज इन लेबर एक्टिविटी हुई है, तो मतलब ये स्टेटमेंट सही है, तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट इनिशियली नहीं करेंगे। सो हम उसकी बात मान लेंगे कि पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ इन रीसेंट पास्ट बता देंगे कि इंडिया का जी एज पर इकोनॉमिक सर्वे 9.2% ग्रोथ रेट है, इस टाइम वी शेप रिकवरी हुई है आफ्टर कोविड, है ना, फिफ्थ लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ये वो लिख देंगे इंट्रोडक्शन में। फिर इसके बाद हम बोलेंगे कि यस, इकोनॉमिक ग्रोथ इन रीसेंट पास्ट हैज बीन लेड बाय इंक्रीज इन लेबर एक्टिविटी। इसके हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स बनाएंगे। अगर आपको बनाना है यहाँ पे तो ऐसे करके ग्राफ बना देना बस कि इंडिया का ग्रोथ रेट ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है, जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर डायग्राम होता है। और उसमें भी कुछ ज्यादा नहीं है, बस बोल देना हाँ कोविड के टाइम ज्यादा से ज्यादा क्या है, कोविड के टाइम थोड़ा सा डिप कर गया था, वी शेप रिकवरी हो गई है, 9.2% पे पहुंच गए हैं। ईयर कर देना 2020 2022। ठीक है, कुछ खास नहीं करना। ठीक है, ज्यादा ही करना है तो यहाँ पे थोड़ा सा 1990 भी दिखा देना कि कैसे हम थोड़े नीचे थे, फिर ऊपर आए, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। ठीक है, सो फिर हम बोलेंगे कैसे लेबर एक्टिविटी बढ़ गई है। एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे रिसेंट पास्ट में, तो उससे जो प्राइवेट पार्टनरशिप है वो आ गई थी, तो ज्यादा इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप हो गई थी, तो लेबर जो है उनकी ज्यादा एक्टिविटी बढ़ गई थी, है ना। लेबर कोड हम लोग लेके आए हैं, उस वजह से जो लेबर की एक्टिविटी है वो बढ़ गई है। तो ऐसे करके हम 3-4 सिंपल सिंपल पॉइंट्स बना देंगे यहाँ पे। फिर हम बोलेंगे बट एट द सेम टाइम देयर आर सम रीजंस कि वाई जो है लेबर एक्टिविटी वैसे नहीं बढ़ी है। हम बोलेंगे लेबर एक्टिविटी तो हम जैसे बता दें कि अभी भी इतनी ज्यादा भाई अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, जरूर लोगों की वो लेबर एक्टिविटी ज्यादा हुई है, बट जो प्रोडक्टिविटी है लेबर की वो कहीं ना कहीं फॉल कर गई है। कि एग्रीकल्चर पहले इतना ज्यादा कंपोनेंट प्रोवाइड करता था, अब थोड़ा कम करता है ना। बट एट द सेम टाइम जो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है वो अभी भी बढ़ती जा रही है एग्रीकल्चर में। तो 2-3 पॉइंट्स हम सिर्फ कॉन्ट्रोडिक्ट करेंगे। अगर हमने 4 पॉइंट उसके साथ बोले तो 2-3 पॉइंट्स हम सिर्फ कॉन्ट्रोडिक्ट करेंगे। ठीक है, फिर वो बोलेगा सजेस्ट अ ग्रोथ पैटर्न जो हमारी जो है वो लीड करेगी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द लेबर प्रोडक्टिविटी। तो इसके अंदर हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले एमएसएमईज को, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम ज्यादा फोकस में है ना उन पे हमने बस बात कर देंगे, एमएसएमईज पे आ गया है। दूसरा बोल देंगे कि गति शक्ति जैसी स्कीम्स को यूज करेंगे ताकि लॉजिस्टिक्स वगैरह जो है वो स्मूथ हो जाए, तो जो लोगों की प्रोडक्टिविटी है वो बनी रहे, कॉम्प्रोमाइज ना हो। तीसरा बोल देंगे एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, है ना, फूड प्रोसेसिंग के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, जो हमारे सनराइज सेक्टर्स हैं, है ना, उनके अंदर वो करो। यहाँ पे लिख दो आत्मनिर्भर भारत है, कि लोगों के अंदर जो है उससे ज्यादा लेबर एक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी, हमारे इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ जाएंगे, लोगों के पास ज्यादा जॉब्स आ जाएंगी। अगेन यहाँ पे आप वो वर्चुअस साइकिल जिसकी हमने पहले बात करी थी वो आप फिर से बना सकते हो कि अगर लेबर एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी तो लोगों के पास जो है वो रिसोर्सेज ज्यादा आ जाएंगे, है ना, सेविंग्स बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, है ना, मोर ज्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप होंगी, उस वजह से इंक्रीज जो है वो लेबर एक्टिविटी होगी। फिर से हमने कर दिया वर्चुअस साइकिल ऑफ इंक्रीजिंग लेबर एक्टिविटी, और इससे कैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। बस फिर इसके बाद आपने वही अपना कंक्लूजन कर देना है कि हम कैसे कैसे करेंगे। अब ये भी अगेन थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था कि क्या ग्रोथ पैटर्न सजेस्ट करना है, बट इसके अंदर हमेशा जो भी आपको समझ नहीं आ रहा ऑलवेज यूज गवर्नमेंट स्कीम्स, क्योंकि वो हमेशा अच्छी चीज ही कर रहे हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, कि ग्रोथ पैटर्न है, हाँ वो कर रहे हैं ट्राई और उन्होंने अच्छे से कर दिया ग्रोथ पैटर्न, तो यही हमारा ग्रोथ पैटर्न भी होना चाहिए आगे का। ठीक है, अगला है डू यू थिंक इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। अब इसको तो कभी भी नहीं मना कर सकते। ठीक है, इंडिया करेगा ही, हम मान लेंगे, क्योंकि इंडिया कह रहा है करेगा तो हम बोलेंगे करेगा बिल्कुल। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। अगला पार्ट है हाउ विल द शिफ्ट ऑफ सब्सिडीज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल्स हेल्प अचीव द अबव ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि इंडिया अभी इस टारगेट पे है, 40% तक पहुंच चुका है ना, बाय द ईयर इतना इतना। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। फिर हम बोलेंगे व्हाई वी थिंक जो है रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट इंडिया अपना अचीव कर लेगा बाय 2030, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है हमारी। नेशनल ऑफशोर विंड मिशन, है ना, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, नेशनल सोलर मिशन, है ना, जो भी है सारी स्कीम्स आ गई हैं। हम बोलेंगे थोड़ा थोड़ा जैसे इंडिया ने जो इंटरनेशनल लेवल पे अग्रीमेंट्स करी हैं, जैसे ओसो वो कर दी, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड।
ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना लिया है, ये सब है ना। क्यों अचीव कर लेंगे? क्योंकि इंडिया के पास लैंड बहुत ज्यादा है जहाँ पे हम लोग जो है सोलर पैनल्स बड़े इफेक्टिवली लगा सकते हैं। हमारा हाइड्रो पावर का स्कोप बहुत अच्छा है यहाँ पे। मैंने क्योंकि हिमाचल सिविल सर्विस की तैयारी भी करी थी, तो मुझे 2-3 हिमाचल के हाइड्रो पावर प्लांट्स याद थे, मैंने वो यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, सो इसलिए इसलिए इंडिया जो है वो अपना टारगेट अचीव कर लेगा। बट एट द सेम टाइम सम चैलेंजेस एग्जिस्ट इसकी उसके लिए। क्या चैलेंजेस है? पॉइंट्स में आ जाएगा। फर्स्ट है कि इनिशियल कॉस्ट जो है सेटिंग अप की वो बहुत ज्यादा हाई है। दूसरा है, अभी तक हमारे फॉर एग्जांपल अगर हम पेट्रोल पंप्स की बात करें तो हर एक पे जो है इलेक्ट्रिकल चार्जिंग पॉइंट्स जो है वो इतने ज्यादा नहीं आए हैं, तो इसलिए इसमें दिक्कत है। फिर ऐसे करके हम लोग 3 4 5 अपने चैलेंजेस बना देंगे जो कि जेन्युइन है और बहुत इजी भी है समझने में। और ये सारे पॉइंट्स कोई घर से नहीं हम लोग याद करके जा रहे हैं, हम ऑन द स्पॉट ही बस बनाई जा रहे हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं। थोड़ा थोड़ा सोचते रहेंगे। आप मॉक आंसर्स में भी जब लिखो ना, तो तभी मैं बोलता हूँ मॉक आंसर जब अभी लिखोगे तो टाइम बाउंड मत लिखना, अभी अपना दिमाग को फ्रीली सोचने दो। टाइम बाउंड वाला फेज एंड में आएगा बिल्कुल। मेरा भी जो पहला टेस्ट मैंने लिखा था उसमें मेरे को 4 घंटे 15 मिनट लग गए थे और 2 क्वेश्चन छूट गए थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके 4 घंटे हुए, फिर 3:45 हुआ, फिर 3:20 हुआ। मेरे पहले टेस्ट ही खत्म हुए थे 14 दिन पहले, जब मैंने अभ्यास 1 2 3 4 2 दिन पे दिए थे। तो वहां पे क्योंकि था कि वो पेपर छीन के ले जाएंगे, तो तब मेरे पहले टेस्ट खत्म हुए थे 14 दिन पहले। तो इसलिए इतना आपने स्ट्रेस नहीं लेना कि टाइम बाउंड नहीं हो रहा, धीरे धीरे करके आएगा। जब आप ये सारी चीजें याद कर लोगे है ना, घर से ही फैक्ट्स एंड फिगर्स की ये टेम्पलेट बनाओगे कि कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा करेंगे, तभी पेपर टाइम से खत्म होगा। ठीक है, फिर इसने बोला हाउ विल द शिफ्ट ऑफ सब्सिडीज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल्स हेल्प अचीव द अबव ऑब्जेक्टिव। सब्सिडीज कैसे कैसे हेल्प करेगी? पहला है कि फॉसिल फ्यूल से डालेंगे तो इनएक्सपेंसिव हो जाएगा लोगों को खरीदना, लोग खरीद लेंगे। दूसरा है क्योंकि उससे जो पोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा, और फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जेन्युइनली अब सब्सिडीज कम हो गई हैं तो वो महंगे पड़ जाएंगे, तो फिर से वो नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे करके हम फिर से 3 4 पॉइंट अपने बना देंगे कि कैसे सब्सिडी से हेल्प करेगा। कंक्लूजन में अब हम लिखेंगे इंडिया शुड फॉलो द पंच अमृत जो हमने अपना COP26 पे दिया है ना, एज वेल एज एक, क्योंकि अब हम लोग ग्लोबल साउथ की पावर बन रहे हैं, तो थोड़ी सी हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम लोग ग्रीन एनर्जी को एम्ब्रेस करें और इंडिया जो है अपना ये टारगेट बिल्कुल अचीव कर ले। ये कंक्लूजन हो गया हमारा। तो ये हमारा ग्रीन एनर्जी वाला आएगा। ग्रीन एनर्जी इज अनदर वन टॉपिक जो पक्का ही पता है आएगा ही पेपर में, चाहे कभी विंड पे क्वेश्चन आएगा, चाहे सोलर पे आएगा, चाहे हाइड्रोजन पे आएगा, किसी ना किसी, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पे आएगा। इनफैक्ट इस बार तो इन्होंने GS1 में क्वेश्चन डाल दिया था, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ विंड एनर्जी, है ना। तो मेरे को था कि GS1 में ही डाल दिया इन्होंने, तो अब इतना ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इनका फोकस है। तो ये भी याद रखना, किसी और GS का क्वेश्चन किसी और में भी आ सकता है ना, ऐसे बिल्कुल वो मत जाना कि यार ये तो कैसे आ गया इसमें। मेरे को तो लग ही रहा था, मैं जब विंड एनर्जी देखा मैंने कहा अरे मैं पढ़ के क्यों नहीं गया पेपर से पहले। फिर पेपर के बाद मुझे याद आया क्योंकि ये तो GS3 का टॉपिक है, तो उससे पहले रिवाइज करना था, तो फिर भी लिख दिया उसमें कुछ ना कुछ, है ना। सो ये है। अगला है अगेन एक ऐसा क्वेश्चन जो आप देखोगे तो पक्का ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन बॉटलनेक्स इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन इंडिया। अब हम लोग अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग पढ़ तो लेते हैं, बट इसके अंदर उसने स्पेशली बोला ऑफ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन इंडिया। अगर सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे होता तो बहुत अलग बात थी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग हम बता देते, बट इसकी भी सिर्फ मार्केटिंग की अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो हम इसमें एनीवेज एक पहले डायग्राम जेनरिक से बनाएंगे कि है ना, ये हमारा जो है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, फिर हम बोलेंगे कि इसकी पहले स्टोरेज होती है वेयर हाउस में, है ना, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इसकी ट्रांसपोर्ट होता है, फिर इसकी मार्केटिंग होती है, फिर ब्रांडिंग होती है, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर मार्केट में जाता है। तो ये कर देंगे अपस्ट्रीम है, ये बोल देंगे थोड़ी डाउनस्ट्रीम है, जो भी मतलब आपको अपना डायग्राम बनाना है फिगर कर देना अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें बताएंगे कि एग्रीकल्चर कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है GDP का और क्या क्या करता है, ये हमारी इंट्रोडक्शन हो जाएगी। ठीक है, फिर अब हम लोग यहाँ पे ये डायग्राम यहाँ पे आ चुका है, यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ पे बोलेंगे कि जो मेन हमारे बॉटलनेक्स है अपस्ट्रीम के 1 2 3 4 5, डाउनस्ट्रीम के। अगर आपको इंट्रोडक्शन में एग्रीकल्चर नहीं लिखना तो आप एग्रीकल्चर मार्केटिंग के ऊपर भी लिख सकते हो कि कैसे उसका स्कोप और सिग्निफिकेंस है। अगर आपको लग रहा है तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के अंदर क्या डाउनस्ट्रीम चैलेंजेस हैं, आप यहाँ पे लिखो आराम से कि है ना, कंज्यूमर्स को नॉलेज नहीं है, फूड प्रोसेसिंग अच्छी नहीं हो रही है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हैम्पर हो रही है, जो भी है
तो मार्केटिंग हमें इंप्रूव करनी है। फिर इसके अंदर अब आप लिखोगे, इसने तो सिर्फ मेन बॉटलनेक्स पूछे हैं, इसका इम्प्लिसिट पार्ट है कि हमें सॉल्यूशंस भी बताने क्या हो सकते हैं। ठीक है, क्या होंगे? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेके आओ, एनजीओ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को लेके आओ, यहाँ लिख दो एग्जांपल लिज्जत पापड़ आया था, है ना। लोगों में अवेयरनेस जनरेट करनी है, थोड़ी सी हम लोग फंडिंग दे सकते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के लिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सेटअप करो, बाहर से प्राइवेट प्लेयर्स को भी इनवाइट करो, और अल्टीमेटली हम लोग अपना एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ाएंगे। तो ऐसे करके कुछ कुछ मार्केटिंग के हम लोग जेनेरिक से पॉइंट्स यहाँ पे लिख देंगे। फिर कंक्लूजन में लिखेंगे कैसे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग करने से फार्मर्स की जो इनकम है वो भी डबल हो सकती है, कंज्यूमर्स को बेटर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हो सकती है, हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा फॉरेक्स वगैरह भी है जो ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, और हमारा जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है वो कम हो सकता है। ठीक है, हम अपना ट्रेड बैलेंस या ट्रेड डेफिसिट जो है उसको कम कर सकते हैं। तो ये हमारा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग वाला है। तो कंक्लूजन हमेशा मैक्रोस्कोपिक रहेगा। इंडिया के कंटेक्स्ट में हम लोग बात करा करेंगे जो भी टॉपिक है कि इंडिया को कैसे उससे बेनिफिट हो सकता है, इंडिविजुअल लेवल पे फिर नेशनल लेवल पे, ये कंक्लूजन रहेगा हमेशा। ठीक है, दिखाना है कि हम लोग थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड सोच रहे हैं, मोर देन द क्वेश्चन आस्क। ठीक है, व्हाट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, हाउ इज इट हेल्पफुल टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया। ठीक है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होता है कि हम लोग जो अपनी ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसके साथ अच्छे अच्छे मेथड्स यूज करें, जैसे कि एपीकल्चर, पोल्ट्री, लाइव स्टॉक, ये सब यूज करें, और इसके साथ न्यू टेक्निक जैसे कि स्प्रिंकलर फार्मिंग, ड्रिप इरिगेशन, ये सब। तो ये हमारी इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, डेफिनेशन दे दी, ये सब होता है। अब हब एंड स्पोक मॉडल जो ऐसे वाला होता है जनरली मैं अवॉइड करता था, पर मेरे को था इस वाले क्वेश्चन में कहीं एक पेपर में एक जगह तो यूज कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया हमने कि एपीकल्चर होता है, हॉर्टिकल्चर होता है ना, लाइव स्टॉक होता है, पिसीकल्चर होता है ना। फिर हम लोग बोलेंगे न्यू टेक्नोलॉजीज, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, है ना, इनोवेटिव मेथड्स, जैसे कि है ना जो हम बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। फिर यहाँ पे और भी 2 पॉइंट्स हमने और लिख दिए है ना, पोल्ट्री वगैरह जो भी है। सो ऐसे करके ये हो गया इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इन इंडिया। तो फिर उसने बोला है कि हाउ इज इट हेल्पफुल टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि इसका यूजफुलनेस क्या है, यूजफुलनेस ऑफ ये टू स्मॉल एंड फार्मिंग इन इंडिया। एक है कि इनकी जो है इनकम जो है वो सप्लीमेंट हो जाएगी, डबल हो जाएगी ऑलमोस्ट। दूसरा है कि जब हम लोग मेथड्स यूज करेंगे इंटरक्रॉपिंग वगैरह जैसे, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो सॉइल की क्वालिटी है वो इम्प्रूव्ड रहेगी, है ना। थर्ड है कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी लोगों की इम्प्रूव हो जाएगी, कि सिर्फ व्हीट राइस नहीं खाने पड़ रहे हैं, वो ये सब चीजें भी खा सकते हैं, फ्रूट्स क्रॉप्स वगैरह, प्लस ये है ना। उसके अलावा आप बोलोगे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हम लोग बड़े ज्यादा वाइड उसमें यूज करते थे, वो ड्रिप और स्प्रिंकलर फार्मिंग करेंगे तो उससे जो है रन ऑफ नहीं होएगा और इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, वाटर कंजर्वेशन हो जाएगी, वाटर टेबल बच जाएगा, है ना। फिशेज और इन सबको काफी बेनिफिट होएगा कि हम लोग स्प्रिंकलर और ड्रिप जैसी चीजें यूज कर रहे हैं, है ना। इसके अंदर आप चाहे डालना है तो एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन भी डाल देना कि ये भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग ही है ना। एग्री मैकेनाइजेशन से है जो हम लोग बर्न करते हैं, है ना, सॉइल क्रॉप रेजिड्यू को, एग्जाम्पल दिल्ली पोल्यूशन इन विंटर्स। तो ऐसे करके हम लोग एग्जांपल्स भी टाइम टू टाइम डालते रहेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपका आएगा स्कीम्स फॉर इंटीग्रेटेड फार्मिंग इन इंडिया। जो भी फार्मिंग की स्कीम्स याद है ना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, है ना, जो ऐप है वो कौन सा कृषि बंधु जो भी ऐप है, तो ऐसे करके आपके जो भी इनोवेटिव स्कीम्स एग्रीकल्चर की आप यहाँ पे लिख दोगे। फिर कंक्लूजन में लिखोगे कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा बून है कि जो हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल है बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं और ये सब कर सकते हैं। तो ये सब हमारा है जो एक आंसर के अंदर और रहेगा। और वैसे भी क्योंकि ये वाला जो आंसर है ना ये 3 पेज का है, तो इसके अंदर इसलिए हम हब एंड स्पोक बनाएंगे कि थोड़ी सी ज्यादा जगह घेर ले। तो फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये चलेगा, फिर इसके बाद स्कीम्स चलेंगी, और इसके अलावा आप अलग से अपना सोल्यूशंस वाला पार्ट लास्ट में डालोगे कि हम लोग और क्या सोल्यूशंस इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला है, जैसे इस क्वेश्चन को हमने कल भी डिस्कस किया था जेम्स वेब टेलीस्कोप वाले को, है ना। जेम्स वेब टेलीस्कोप हैज बीन मच इन द न्यूज़ सिंस देन। What are its unique features which make it superior to its predecessor space telescopes? What are the key goals of this mission? What potential benefits does it hold for the human race? अब पहली बात मुझे नहीं पता कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के क्या हाई फाई फीचर्स हैं जो पिछले वाले से इसको ज्यादा बेटर बनाते हैं,
बस मुझे इतनी बात पता थी कि पिछले वाला इसका हबल टेलीस्कोप था और अब जेम्स वेब आया। 3 पेज है। लास्ट वाले पेज पे तो पोटेंशियल फॉर ह्यूमन काइंड वाली जो मैंने बात की थी, जिसके मैंने 17 पॉइंट बताए थे, ठीक है, वो वाला था। अब बता दिया कि हाँ जेम्स वेब टेलीस्कोप सच्ची में ऐसे ऐसे लॉन्च हुआ था इस डेट को और इसके काफी ज्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। उससे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिख दिया कि हबल टेलीस्कोप था जिसको उसने अब रिप्लेस कर दिया। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाट आर द यूनिक फीचर्स व्हिच मेक इट सुपीरियर टू इट्स प्रेडिसेसर। अब मुझे जेम्स वेब टेलीस्कोप की प्री के टाइम से बस एक बात याद थी कि ये ऐसे ऑक्टागन की शेप में था और इसके अंदर 64 मिरर्स थे, बस इतनी सी बात याद थी। तो मैंने वैसे ही यहाँ पे बना दिया ऐसे करके ऑक्टागन सा और इसके अंदर मिरर, कि इसके अंदर ये 64 मिरर्स हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप। अब यूनिक फीचर्स क्या होंगे आप खुद ही सोच के बताओ किसी एक टेलीस्कोप के पिछले टेलीस्कोप के ऊपर। बेटर रेजोल्यूशन है ना, ज्यादा बेटर पिक्चर्स कैप्चर कर सकता है ना, इसकी जो बैटरी लाइफ है वो बेटर है, जो चार्जिंग कैपेबिलिटी है वो बेटर है। अब क्योंकि पिछले साल ये जेन्युइनली काफी न्यूज में था, तो बस एक छोटी सी पॉइंट और याद था कि ये जो L2 लैग्रांज पॉइंट होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। तो मैंने वैसे ही अगले पेज पे यही बना दिया कि ये 1 2 3 4 है ना लैग्रांज पॉइंट होते हैं, तो ये L2 लैग्रांज पॉइंट पे है। तो मैंने बोल दिया क्योंकि ये L2 लैग्रांज पॉइंट पे है तो ये जो एनर्जी एफिशिएंसी है काफी बेटर है इसकी, है ना, इसका जो टेलीकम्युनिकेशन वाला सिग्नलिंग है वापस होम से वो ज्यादा बेटर है, इसकी स्पीड और एफिशिएंसी पिछले वाले से ज्यादा बेटर है। तो ऐसे 6-7 पॉइंट मैंने जेनेरिक से बना दिए कि एक टेलीस्कोप दूसरे से बेटर क्यों होगा। इसके अंदर मैंने ऐसी रिस्क भी ले लिया कि जो मिरर यूज किया है वो लिक्विड मिरर है, पिछले वाले के अंदर नहीं था, क्योंकि ये ज्यादा स्टर्डी भी है तो ये जो डेब्री वगैरह है उससे वियर एंड टियर इसका कम होएगा। तो ऐसे करके 7-8 पॉइंट हमने क्रिएट कर दिए जो हमें नहीं पता था बिल्कुल भी, ठीक है। सो यहाँ तक वो पॉइंट एक्सट्रापोलेट हो गए 8-9, ठीक है, ये हमने बना दिया। फिर वो बोलेगा व्हाट आर द की गोल्स ऑफ दिस मिशन। अब गोल्स ऑफ दिस मिशन क्या है? टू स्टडी द सन एंड द कोरोना, टू स्टडी द अर्थ एंड अलाइड प्लैनेट्स, है ना, टू स्टडी ये वो, इसमें कुछ 4 पॉइंट बना दिए। अब मेरे को बस ये डर लग रहा था कि व्हाट पोटेंशियल बेनिफिट्स इट होल्ड फॉर ह्यूमन काइंड में ये वाले पॉइंट्स जो है वो रिपीट ना हो, क्योंकि मोर और लेस सिमिलर सी बातें हैं। तो पोटेंशियल बेनिफिट्स में मैंने थोड़ा सा अर्थ रिलेटेड बात कर दी कि हैजार्ड मैपिंग में करेगा, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में करेगा, टेलीकम्युनिकेशन में हेल्प करेगा, सोलर फ्लेयर्स में करेगा। फिर बीच बीच में मैंने कुछ कुछ ये वाले पॉइंट्स भी डाल दिए 17 के बीच में कि है ना थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके। 17 के बीच में तो कहीं पता चलेगा कि कोई पॉइंट ओवरलैप हुआ है ना। न्यू लाइफ एक्सप्लोर करेगा, है ना, मिनरल रिसोर्सेज अर्थ के भी देखेगा, मिनरल रिसोर्सेज आउटर स्पेस के भी देखेगा, है ना, फॉर एग्जांपल वाटर ऑन मून देखेगा, है ना, जो एस्टेरॉइड्स हैं कोई अर्थ से कोलाइड तो नहीं करने वाला, मीटियोर वगैरह वो देखेगा। एग्जांपल एक कुछ क्वेश्चन साल पहले ना जूनो मिशन आया था एक यूपीएससी के पेपर में ही, तो कहा था कि कुछ सैटर्न पे जा रहा था, तो मैंने कहा कि दूसरे मिशन कहीं दूर जा रहे हैं तो वो कहीं टकरा ना जाए किसी चीज से रास्ते में, तो वो देख लेगा, है ना। फिर मैंने बोला इंडिया भी अपने जैसे चंद्रयान या मंगलयान मिशन है उसमें इसके साथ कोलैबोरेट कर सकता है ताकि हमारे मिशन भी स्मूथली चले जाए और हम भी अपना जो है फुटप्रिंट स्पेस में कर सकते हैं। जैसे अगर चाइना अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ला रहा है हम भी कुछ कुछ ऐसा कर सकते हैं ताकि इंडिया स्पेस पावर बने, ठीक है। सो ये हो गया 3 पेज मैंने भर दिए इस आंसर के। अब कुछ भी नहीं पता था पर सारा कुछ जेनेरिक से अच्छा सा लगने लग गया और आंसर फुलफिल हो गया, क्योंकि इन क्वेश्चंस की स्ट्रेंथ ये है कि किसी को भी नहीं आते। तो अगर आप इसमें एक एवरेज टू डिसेंट आंसर भी लिखोगे तो हो सकता है एग्जामिनर सच्ची में खुश होकर बोले यार इसने तो बाकियों से बेटर लिखा है, इसको 6 ही दे देते हैं। क्योंकि किसी ने नहीं लिखा मोस्टली या बहुत ही घटिया से लिखा कि 1.5 पेज करके छोड़ दिया, उसको 1-1.5 दे रहा है। एग्जामिनर को किसी को तो नंबर देने हैं ना, तो वो आपको दे देगा। इसमें 0 से 6 तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है इस पेपर में। ठीक है, अगला है व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट, हाउ डू वैक्सीन्स वर्क, व्हाट अप्रोचेस वर अडॉप्टेड बाय द इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन्स। इन बड़े क्वेश्चंस की एक खास बात होती है कि ये खुद ही ना सब पार्ट्स में क्वेश्चन को डिवाइड कर देते हैं, तो हमें ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। तो अगर उसने बोला है सबसे पहले व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, सबसे पहले तो आप बताओगे कि है ना कोविड में इंडिया ने बहुत अच्छा काम करा था, ऐसे ऐसे हम लोगों ने बाकी कंट्रीज को भी वैक्सीन बांटी थी, वो पता नहीं कौन सा मिशन था, मैत्री था क्या था, ऐसे करके हमने सबको वैक्सीन गिफ्ट कर दी, ठीक है। फिर अब हम बोलेंगे बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन। अब इसके अंदर ना एक डायग्राम है, ठीक है। अब हमने कहा कि सब्सिक्वेंटली जो ह्यूमन है उसके अंदर एंटीबॉडीज हैं, जब अगली बार ये सेम एंटीजन वाली जो इन्फेक्शन आएगी तो ऑलरेडी ये जो है एंटीजन एंटी
बॉडी हमारी है तो ये इससे बाउंड हो जाएगी और जो बंदा है उसको इन्फेक्शन नहीं होगी। ठीक है, इतना सा डायग्राम हमने यहाँ पे बना दिया। हम बोलेंगे बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन वर्क, ये कर दिया। फिर हम समझाएंगे बेसिक प्रिंसिपल क्या था, कि सबसे पहले हम लोग इसको जो है सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए हम लोग थोड़ी सी इम्यूनिटी है डेवलप करते हैं। एक वीक एंटीजन हम पहले इंजेक्ट कर देते हैं जिससे कि बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती है। अब सब्सिक्वेंट कोई इन्फेक्शन होएगा तो एंटीबॉडीज ऑलरेडी है, तो जो अब इन्फेक्शन होएगी वो या तो बहुत ही लाइट लेवल की होएगी या होएगी। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल हमने बता दिया। फिर बोलेगा हाउ डू वैक्सीन वर्क। अब आपका आगे की वर्किंग ऑफ वैक्सीन, वर्किंग ऑफ वैक्सीन का भी मोरलेस सेम सा है, बस हमने भाषा थोड़ी सी अलग करके उसको एक्सप्लेन करना है। अब हमने डायग्राम बना के यहाँ पे जगह घेर ली है तो हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर कुछ ज्यादा लिखने को है नहीं। ठीक है, फिर अगला उसका है व्हाट अप्रोचेस वर अडॉप्टेड बाय इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन। अब क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत छोटा है तो हमें ट्राई करना है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपके 2 पेज भर ही दें, जैसे तैसे खुला खुला लिखो, बड़े बड़े डायग्राम बनाओ, एक और डायग्राम बना दो वैक्सीन का, है ना, थोड़ा सा इसको इनलार्ज करके या कुछ, अपना पेज भरना है। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड पेज है जो तरीके थे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स इंडिया वाले। अब मेरे को तो पर्सनली 2 ही पता थी, एक कोविशील्ड है, एक कोवैक्सीन है। ठीक है, अब मेरे को ये पता था कि कोवैक्सीन जो है उसके अंदर हमारा थोड़ा एक्टिवेटेड वाला था, इसके अंदर जो था वो बिल्कुल ही डेड सा था। जो वैक्सीन हमने जो ऑर्गेनिज्म से हम डाल रहे थे थोड़ा सा लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन था। ठीक है, सो ये कर दिया, इसके अंदर बता दिया लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, एग्जांपल कोवैक्सीन, है ना। इसके अंदर ऐसे ऐसे करते हैं कि लाइव ऑर्गेनिज्म डालते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं। फिर सेकंड था हमारा कि हमने बिल्कुल ही डेड जो है वायरस या उसको हमने इंजेक्ट करा है या सिर्फ एंटीजन ही इंजेक्ट करा है उसका, है ना, वो हो गया एग्जांपल कोविशील्ड। उसके अंदर है ये इनएक्टिवेटेड हमने बनाया था ऑलरेडी, सिर्फ एंटीजन ही डाला था, उसने क्या है इम्यूनिटी को जो है वो प्रोवोक किया, बी एंड टी सेल्स ने एंटीबॉडी बना दी है ना, ये वाली बात आ गई। फिर इसके बाद बोलेंगे अपार्ट फ्रॉम इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, बाहर वालों ने भी बनाई है, क्योंकि मुझे पता था एक जो हमारी फाइजर वैक्सीन है वो एमआरएनए थी, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन प्रीलिम में आया था 2022 में कि इनको मैच कर दो, तो इसलिए मुझे याद था क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा तब ठीक था तो मैं आंसर में चेक कर रहा था कि कौन सा, तो मेरे दिमाग में आ गया कि ये तीसरा भी था कि अपार्ट फ्रॉम इंडियंस औरों ने भी बनाई है। एग्जांपल फाइजर वैक्सीन है जो एमआरएनए वैक्सीन होती है कि वायरल एमआरएनए वो डालते हैं, हमारी बॉडी उसको उठाती है और उससे इम्यूनिटी कर देती है। फिर है ना अल्टीमेटली हम बोलेंगे कि इंडिया को अपने R&D में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। करंटली सिर्फ 0.5% से भी कम ऑफ जीडीपी हम कर रहे हैं, ताकि हम लोग जो है और एफिशिएंट वैक्सीन्स बनाएं, है ना, और कोविड के लिए में भी एक ट्रीटमेंट भी निकालें और उसको ग्लोब में डालें जिससे हमारी सॉफ्ट पावर डेवलप हो। तो मैक्रोस्कोपिक इंडिया को लेके हमेशा कंक्लूजन रहेगा जो भी क्वेश्चन। ठीक है, फिर ये वैक्सीन वाला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग एंड मेंशन इट्स इफेक्ट ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट। अब ये तो कोई भी कर देगा, ठीक है, सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग क्या करता है। एक्सप्लेन द कंट्रोल मेजर्स टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस व्हिच कॉज ग्लोबल वार्मिंग इन द लाइट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल 1997। है ना, बस थोड़ा सा क्योटो प्रोटोकॉल बताना है कि क्या होता है। सबको पता है क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज के लिए था, थोड़ा सा नहीं पता तो पढ़ लेंगे क्योंकि एक ही तो प्रोटोकॉल सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हमेशा। ठीक है, तो कंट्रोल मेजर्स क्या क्या थे, आपको जो भी दिमाग में कंट्रोल मेजर्स आ रहे हैं ना सब लिख दो इसके अंदर। ठीक है, कि हम लोगों ने अपना जो है एग्रीकल्चर में हम लोगों ने जलाने की जगह मैकेनाइजेशन यूज करनी है, हमने अपने एसीज वगैरह में सीएफसीज को हम लोग रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट्स में से, है ना। ग्रीन हाउस गैसेस में हम लोग ऑटोमोबाइल्स में ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स की जगह। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है सारे लिख दो, कम से कम 10 पॉइंट बन सकते हैं इसमें बड़े आराम से। चाहे थोड़े से वेग भी लग रहे हैं, वेग वाले थोड़े बीच में डाल देना या एंड में डाल देना, स्ट्रॉन्ग वालों से स्टार्ट करना, और हर एक पॉइंट के अंदर आपका एग्जाम्पल आना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, explain the causes and effects of coastal erosion in India. What are the available coastal management techniques for combating the hazard? अब मेरे को कोस्टल इरोजन के बारे में कुछ खास नहीं पता था, ठीक है, कि क्या होती है क्यों होती है, मतलब मैंने नाम से सोचा हाँ कोस्टल इरोजन होती है, तो इसको फिर कैसे अप्रोच करना है अगर हमें नहीं पता। जहां पे भी कोस्ट या इंडिया का क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले बनेगा इंडिया का मैप। ठीक है, बिना सोचे पहले तो मैप बना ही देना है हमने। ठीक है, अब हम इसके अंदर बताएंगे कि हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा इंडिया का कोस्ट लाइन ही है,
अब कोस्टल इरोजन कैसे हो सकती है, यहाँ पे लिख दो सैंड माइनिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे लिख दो कि हैवी वेव्स आती हैं, यहाँ पे लिख दो साइक्लोन्स आते हैं डैमेज करने, है ना, यहाँ पे लिख दो जी डिफॉरेस्टेशन होती है ना, तो यहाँ पे लिख दो कि फिशिंग जो है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव होती है। तो ये सब चीजों से हमारी कोस्टल इरोजन हो जाती है, ठीक है। ये अब नहीं भी पता पॉइंट तो ऑन द स्पॉट हम बना सकते हैं कि किसी ना किसी वजह से तो कोस्टल इरोजन हो रही है, कि पेड़ नहीं है, माइनिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। सो ये हो गया फिगर कॉजेज फॉर कोस्टल इरोजन इन इंडिया। तो अब इसने कोस्टल इरोजन बता दी। कोस्टल इरोजन एज पर, अगर आपको लग रहा है कोई लिख दो, आपको यूएनएफसीसी लिख दो, या अगर आपको नहीं पता कुछ भी आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। क्या होती है ये होती है कि कोस्ट जो है हमारे इरोड हो रहे हैं, ये वो हो रहा है उसके बारे में। तो इट लीड्स टू लॉस ऑफ, है ना, जो है कोस्टल पीपल का जो इकोनॉमी है उसका लॉस हो जाता है, प्लस जो हमारे डिजास्टर्स हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। इंट्रोडक्शन में हल्का सा लिख दिया। उसके बाद अगला पॉइंट है कॉजेज। अब क्योंकि हमने डायग्राम बना दिया ना, तो हमें पेज कम भरना पड़ता है यहाँ पे, जिसके बारे में हमें कम पता है। कॉजेज में सबसे पहले आप लिखोगे, है ना, कि साइक्लोन्स आ जाते हैं, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे 2-3 लाइन में। फिर सेकंड पॉइंट है सैंड माइनिंग, कि बीचेस पे से सैंड माइनिंग करते हैं, उस वजह से जो है हमारा बीचेस खत्म हो जाते हैं, जो एक नेचुरल बैरियर बनाते हैं, है ना। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, ऐसे भी बना देना कि ये कोस्ट है जहाँ पे ये मैंग्रोव के पेड़ थे हमारे पहले, है ना, तो पानी आ रहा था तो यहीं पे रुक रहा था, और पीछे जो घर वगैरह थे वो सेफ थे। अगले में दिखा देना कि जो हमारा बीच है वो भी रिड्यूस हो गया है, ट्रीज भी कट गए हैं, तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वेव जो है वो डायरेक्टली आ रही है और जो घर है उसको तोड़ रही है, ठीक है। तो ये आपने एक और डायग्राम बना देना, ठीक है। फिर ये आपने बताना है कि इफेक्ट ऑफ कोस्टल इरोजन क्या होती है। कोस्ट भी अंदर अंदर आई जा रहे हैं और जो घर है वो सबमर्ज हो रहे हैं। अब इसके अंदर आप एग्जांपल भी डाल सकते हो, जैसे वो अपने इंडोनेशिया ने अपना कैपिटल ही चेंज कर दिया था क्योंकि वो सबमर्ज होने वाला था, है ना। हम लोग फिर लिखेंगे वैसे भी, जैसे हमारा ईस्ट कोस्ट है, इमर्ज कोस्ट है, दूसरा सबमर्ज कोस्ट है, कुछ भी यहाँ पे आपके पॉइंट्स चल रहे हैं, आपने पूरा लिख दिया है। 5 पॉइंट से 5 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया। फिर बोल रहा है कि इफेक्ट्स बताओ कोस्टल इरोजन के। इफेक्ट्स क्या है, सबसे पहले हमारा लॉस ऑफ लाइफ हो जाएगा, डिजास्टर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे इंटेंसिटी में भी और अमाउंट में भी, है ना। फिर हम लोग लिखेंगे कि जो लोकल इकोनॉमी है, कोस्टल टूरिज्म और ये सब, वो कम हो जाएगी। फिर हम बोलेंगे जो हमारे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, या ऑफशोर विंड एनर्जी के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, विंड मिल्स हमने पानी में लगाए हुए हैं, उनको नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे करके 5-6 पॉइंट हम इसके बना देंगे। अब उसने क्योंकि स्पेशली पूछा ना व्हाट आर द अवेलेबल कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स, तो उसके लिए एक पेज अपना खुद का बनता है, ठीक है। सो अवेलेबल कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स आप बताओगे क्या क्या होंगी। एक तो है कि हम लोग रीफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, कि मैंग्रोव्स जो हैं उनको हम बहुत ज्यादा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा इकोसिस्टम सेंसिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। बीचेस जो हैं हम उनको क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। सैंड माइनिंग के अगेंस्ट हम लोग लॉज एंड रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं। जो भी यहाँ पे पॉइंट्स है ना आपके, फिशिंग जो है हम वो सस्टेनेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने यहाँ पे बस उल्टा करके मैनेजमेंट टेक्निक्स में लिख दिया। यहाँ पे अगर आपको कोई स्कीम याद है, कोई पॉलिसी पता है, वो लिख दो। कोई भी एग्जाम्पल पता है कि स्कीम आई है कोई तेरे मेरे बीच में आई है ना, जो प्रशांत नायर सर ने स्टार्ट करी है। जो हम सिविल सर्वेंट्स की एग्जाम्पल करते हैं तो उनका ये भी फायदा है, कहीं और भी यूज हो जाते हैं और उनसे इंटरलिंकिंग भी अच्छी होती है, ठीक है। सो ये वाले हमने कर लिए। फिर हम लोग फिर से एंड में ये लिख देंगे कि कोस्ट हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना परसेंट इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, और इतने मेजर हमारे पोर्ट्स हैं, इतने सिटीज हैं, इतने लंबा हमारा कोस्ट लाइन है, तो इसलिए हमने करना है उसको इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो ये कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स हमारी हो गई क्वेश्चन में। ठीक है, अगला है व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, keeping in view the challenges in cyber security, examine the extent to which India has successfully developed comprehensive national cyber security strategy। अब जो मैंने इंटरनल सिक्योरिटी के 5 टॉपिक बताए थे, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, कोस्टल सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट और साइबर सिक्योरिटी, ये 5 टॉपिक है, ठीक है। इसके अंदर से हमारा कोस्टल सिक्योरिटी का एक क्वेश्चन आ चुका है ना, साइबर सिक्योरिटी का एक क्वेश्चन आ गया, और अगला क्वेश्चन जो लास्ट है आप देखोगे तो वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो अगर आप इतने अपने 5-6 टॉपिक्स ही करके जाओगे ना अच्छे से,
जो पता ही है आने हैं। अब मुझे पता ही था कि इनमें से पेपर में आएगा, पर मुझे ये नहीं पता था कि 3 ही आ जाएंगे, पर 3 ही आ गए। तो अब जैसे ये साइबर सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन देख के मैं बड़ा खुश हुआ कि ये तो मैं तैयार करके गया हूँ, सीधा ही आ गया। तो हमने ये वाला एनालिसिस जो पीवाईक्यूज का है, इसलिए हमने ये करना है, ठीक है, और खुद ही से करना है। अगेन साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हमारा क्वेश्चन है ना। साइबर सिक्योरिटी जो है हम बताएंगे 1 in 10 इंडियंस, इसकी भी मैं इंट्रो तैयार करके गया था कि 1 in 10 इंडियंस जो है साइबर सिक्योरिटी से इफेक्ट होते हैं, इतना % हमारी इकोनॉमी को लॉस होता है इससे, एंड सो ऑन। ठीक है, फिर इसके अंदर हम बताएंगे डिफरेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं साइबर सिक्योरिटी के। इसके अंदर हम लोग बता देंगे फिशिंग होती है ना, रैंसमवेयर होता है ना, साइबर बुलिंग होती है, जो भी होता है, ऐसे 4-5 डिफरेंट एलिमेंट्स बता दिए। ठीक है, फिर हम कीपिंग इन व्यू द चैलेंजेस इन साइबर सिक्योरिटी, व्यू में तो रखने हैं पर पहले बताने पड़ेंगे हमें इसलिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे करके बता देंगे या ऐसे करके बता देंगे हम लोग चैलेंजेस इन साइबर सिक्योरिटी। सबसे पहला तो है अवेयरनेस नहीं है लोगों को। दूसरा है कि एज पर एक मेरा बड़ा पेट पॉइंट था जो मैं हर जगह यूज करता था, NFHS 5 के हिसाब से 35% इंडियंस ही हैं जो इंटरनेट यूज करते हैं। अब ये वाला पॉइंट पता है क्यों मेरा पेट है? सोशल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, पॉवर्टी का क्वेश्चन है, गवर्नमेंट स्कीम्स का क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस का क्वेश्चन है, साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, हेल्थ के बारे में क्वेश्चन है। हर एक में ये पॉइंट यूज हो सकता है कि इंटरनेट ही इंडिया में इतना कम यूज हो रहा है ना। तो हेल्थ में बोल देंगे जी टेलीमेडिसिन पहुंच नहीं पा रहा है एंड तक, इसलिए साइबर सिक्योरिटी में ई गवर्नेंस में कोई फायदा नहीं है क्योंकि अभी तक नेट ही नहीं पहुंच रहा लोगों के पास। पॉवर्टी है, इंटरनेट जो है रिच पुअर के बीच में डिवाइड इंक्रीज कर रहा है क्योंकि सिर्फ 35% के पास ही है। तो ऐसे करके ये वाले पॉइंट जेनरिक है जो हर जगह चल जाएंगे। तो हम लोग कोट भी कर रहे हैं NFHS 5 को। एक चीज और, जब भी हम GS 2 का या 3 का पेपर है, NFHS 5 होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसका 5 आया था अभी। तो इसके हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स घर से याद करके जाएंगे जो हम यूज कर सकते हैं। जेनेरिक से ऐसा भी नहीं कि 33.3% या जो है याद करेंगे कि 30% मैल न्यूट्रिशन है, 30% स्टंटिंग है, 30% वेस्टिंग है, 35% इंटरनेट है ना। सो 50% फीमेल्स को अनीमिया है। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स याद करके जाएंगे, जहां नहीं समझ आ रहा वैसे एग्जांपल में कोट कर दिया करेंगे। तो ऐसे करके हम लोग अपने एग्जांपल्स बिल्ड करा करेंगे जो हम लिखेंगे हर जगह। ठीक है, फिर रैंसमवेयर हो गया एग्जांपल, WannaCry आया था, है ना। प्रिवेसी कंसर्न्स हैं, डिफरेंट जो डोमेन्स है प्रिवेसी, एग्जांपल पेगासस। ठीक है, ये सब चीजें हम इसमें ऐसे लिखा करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा है चैलेंजेस टू साइबर सिक्योरिटी, जो हमने लिख लिया, इंटरनेट नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना। हमारे पास जो है एक विंग नहीं है इंटेलिजेंस का स्पेसिफिकली फॉर साइबर क्राइम अभी तक बहुत अच्छे से। ऐसे ऐसे आपने 4-5-6 चैलेंजेस बना दिए। फिर एग्जामिन द एक्सटेंट टू व्हिच इंडिया हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड अ नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जो स्कीम्स हैं साइबर सिक्योरिटी की, वो मैं रट्टा मार के गया था 5-6 जो भी थी। वो है, एक है I4C, एक है ना नेशनल डिजिटल गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी थी, साइबर सुरक्षित भारत है, साइबर स्वच्छता केंद्र है। तो ऐसे करके 5-6 याद करी हुई थी, वो जाके लिख दी फुल फॉर्म के साथ। ठीक है, उसके बाद हमने बोला कि नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव, है ना, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। उसके अंदर क्या है, सारा कुछ जो हमारे चैलेंजेस थे हम उनको उल्टा कर देंगे, अवेयरनेस इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। हम बताएंगे एक स्पेशलाइज्ड विंग बना रहे हैं हम लोग, है ना। जैसे कि हम बोल देंगे कि पैरामिलिट्री की स्पेशलाइज्ड विंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आर्मी के अंदर हम साइबर के लिए वो कर रहे हैं। अभी हम लोग बोलेंगे हम हायरिंग कर रहे हैं प्रोफेशनल्स की गवर्नमेंट में जो साइबर सिक्योरिटी के अगेंस्ट में एक्ट करे। हम लोग काफी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, किसी एक स्कीम का एग्जांपल लिख देंगे जो हमारे लिए यूजफुल है, क्योंकि सारी स्कीम्स तो हम एंड में अलग से लिख ही रहे हैं दोबारा। ठीक है, फिर ऐसे करके हमने बस अपना पेज भरना है, चाहे जितने मर्जी जेनेरिक पॉइंट से पेज भरेंगे, भर दिया। फिर एंड में हम लिखेंगे कि इंडिया ये कर रहा है ताकि साइबर सिक्योरिटी ना हो, जैसे चाइना वगैरह जो है बाकी कंट्रीज हमारा यूज ना करें, और जब तक हमारे पास अभी टाइम है तो हमें साइबर सिक्योरिटी के लिए इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। यूथ को मोबिलाइज करेंगे, अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड यूज करेंगे क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी आती है, ताकि वो साइबर सिक्योरिटी के अगेंस्ट एक्टिवली फाइट कर सकें। अब लास्ट क्वेश्चन है कि नक्सलिज्म इज अ सोशल, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इशू मैनिफेस्टिंग एज अ वायलेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। In this context, discuss the emerging issues and suggest a multi-layered strategy to tackle the menace of Naxalism. अब अगेन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं करके गया था याद, बट इसके अंदर इन्होंने थोड़ी सी चेंज कर दी। इन्होंने पूछा डिस्कस द इमर्जिंग इश्यूज,
है ना। पुराने इश्यूज तो मैं याद करके गया था, पर इमर्जिंग इन्होंने पूछ लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, कर देंगे। सबसे पहले अगेन मैंने सबसे पहले डायग्राम्स बनाने स्टार्ट करे पेपर में। सबसे पहले इस पेज पे ही मैंने एक बना दिया था, ठीक है, इंडिया का मैप। अब इसमें मेरे पास बहुत सारे डायग्राम्स हैं, थोड़े छोटे बना रहा था। इसके अंदर हम लोग बताएंगे नक्सलिज्म वाले एरियाज क्या हैं। एक ये रेड कॉरिडोर होता है हमारा, पर इसने इमर्जिंग पूछे हैं। इमर्जिंग होते हैं कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु ट्राई जंक्शन। एक है महाराष्ट्र, एमपी, ये वाला छत्तीसगढ़ वाला ट्राई जंक्शन, है ना। यहाँ पे हमारा बस्तर डिस्ट्रिक्ट हो गया, है ना। ऐसे ऐसे मैंने याद कर रखा डायग्राम, वो मैंने पूरा बना दिया कि हमारे नक्सलिज्म अफेक्टेड एरियाज है इंडिया के, ठीक है। लिख दिया लेगेसी एंड इमर्जिंग एरियाज ऑफ नक्सलिज्म इन इंडिया, ठीक है। ये हो गया। एक डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया कि डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसीज जो है नक्सलिज्म को कैसे टैकल कर रही हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे हो गए, यहाँ पे वेस्ट बंगाल वाले रीजन में होता है हमारा स्ट्रैको, है ना। आंध्रा में होता है हमारे ग्रे हाउंड्स, है ना। कहीं पे कुछ होता है, कहीं पे कुछ होता है। तो ये सब मैंने याद करे हुए थे, यहाँ पे मैंने लिख दिया जो एजेंसीज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट एक्ट कर रही है। अब एक पॉइंट जो मेरा काफी मुझे लगता है बेनिफिट हुआ होगा, वो था कि मैंने ऐसे करके दो ग्राफ बनाए। ये भी जब मैं अपना क्योंकि पढ़ रहा था तो मैंने कहा इनोवेटिव से आंसर डालते हैं, किसी टॉपर्स कॉपी से या किसी आंसर की से मैंने अपना आंसर पहले बना के गया था कि पुलिस स्टेशन अफेक्टेड बाय नक्सलिज्म पहले इतने थे, अब इतने हो गए हैं। पहले 360 थे, तो अब है ना 210 रह गए हैं। एंड मोर्टेलिटी बाय नक्सलिज्म, पहले अगर 500 बंदे मर रहे थे तो अब 150 मर गए। मोर्टेलिटी बाय नक्सलिज्म, तो मैंने लिखा कि नक्सलिज्म मतलब कि हम लोग टैकल अच्छे से कर रहे हैं, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक शो कर रहे हैं नक्सलिज्म से लेके, कि हम ये नहीं कह रहे कि अरे बहुत ही ज्यादा कोई बड़ी दिक्कत आ गई है। हम बोल रहे हैं हाँ दिक्कत है, बट हम इसको टैकल कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा अश्योरेंस दे रहे हैं हम आंसर पढ़ने वाले को भी, ठीक है। फिर सबसे पहले हमने बता दिया कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। फिर हम बता दिया कैसे जो है इश्यूज इन नक्सलिज्म है एंड इमर्जिंग इश्यूज, ठीक है। हमने बता दिया पहले लैंड का इशू था, इंस्टीट्यूशनल दिक्कत थे, गवर्नमेंट एपैथी थी, है ना। इनके अंदर बेसिकली तो तीन चीजें होती हैं, जल, जंगल और जमीन। ये तीन चीजें होती हैं जिसकी वजह से नक्सलिज्म इनिशियली आया था। अब हम बोल देंगे इसके अंदर जो है इंटरनेशनल जो है इन्फ्लुएंस भी है कि नेबरिंग कंट्रीज वाले लोग मोटिवेट करते हैं, फंडिंग भेजते हैं, है ना। ये सब है, ब्रेन वॉशिंग हो रही है लोगों की, ये सब जो है इमर्जिंग इश्यूज है। जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गया, सोशल मीडिया हो गया, जहां से लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है ना। ये सब चीजें हमारी नए इमर्जिंग इश्यूज में आ जाएंगी। फिर इसके बाद आगे कीपिंग इन व्यू द चैलेंजेस क्या है इन दिस कंटेक्स्ट, डिस्कस द इमर्जिंग इश्यूज। इमर्जिंग इश्यूज हमारे आगे, फिर हमारे आगे हैं कि हम खुद ही से बताएंगे, उसमें मतलब मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटेजी बतानी है आपको नक्सलिज्म की। अब मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटेजी का नाम, मैं घर से एक फ्लो चार्ट बना पढ़ के गया था, उसके अंदर ऐसे ऐसे 4 पॉइंट थे कि एक तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक है इंस्टीट्यूशनल लेवल पे क्या कर सकते हैं, एक है उनके लिए सोशल मेजर्स क्या कर सकते हैं, और एक था अदर मेजर्स। तो मैंने क्या करा कि इस लास्ट वाले पेज पे यहाँ पे वो वाला डायग्राम बना दिया था। तो ये वाला पार्ट मेरा पेज का यूज अप हो गया, और मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटेजीज में फिर वही बतानी शुरू कर दी। एक हो गया सिक्योरिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, कि ये वाली जो हमारी फोर्सेस यूज हुई है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बताएंगे कि हम लोग सोशल सिक्योरिटी के लिए क्या काम कर रहे हैं। एक इसके अंदर होता है कि हमने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज में ये वाले स्कूल्स बनाए हैं, ये वाले हॉस्पिटल्स बनाए हैं। एक है जो टेररिस्ट हैं उनको सरेंडर करने के लिए एक स्कीम आई है, जिसके अंदर उनको 5 लाख रुपए देते हैं सरेंडर करने के लिए, प्लस उनको वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, वो लिख दी, है ना। तो सोशल के अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स है, ये जब आप पढ़ के जाओगे टॉपिक तो आपको सारे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि आप घर से पढ़ के जाओगे, रट्टा लगा के जाओगे। फिर ये यहाँ तक आपका पॉइंट हो गया। फिर एंड में मैंने ना यहाँ पे एक स्कीम इसके लिए होती है समाधान, इसका मैं फुल फॉर्म याद करके गया था, तो मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया है, स्मार्ट इंटेलिजेंस एक्शनेबल ये वो डैशबोर्ड बेस्ड केपीआई। तो इसका पूरा फुल फॉर्म यहाँ लिख के आया मैं साइड में, और लिख दिया समाधान स्कीम फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। फिर यहाँ कंक्लूजन में आ गया कि कैसे हम लोग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को टैकल कर सकते हैं। इसके अंदर वैसे एक एग्जांपल वो भी है कि जैसे मैं सिविल सर्वेंट्स की याद करता था, तो जो आईएएस स्मिता साबरवाल मैम है, उन्होंने एक फंड योर सिटी कैंपेन शुरू किया था वारंगल में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लिए, कि लोग ही फंड करें और फिर वो उन पैसों से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को टैकल करें वहां डेवलपमेंट करके। तो वो भी लिख दिया कि इनोवेटिव मेथड्स हम सिविल सर्वेंट्स की हेल्प से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली जीएस 3 का पेपर था इस साल का। तो मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत मुश्किल कोई पेपर है कि टैकल नहीं हो सकता,
है ना। हमने देखा कैसे हर एक पेपर के अंदर माइक्रो डायग्राम्स हैं, बहुत सारे फ्लो चार्ट्स हैं, मैप्स हैं, डायग्राम्स हैं। तो ये ही बस मेन चीज है, क्योंकि हम लोग अगर ये मॉक पेपर में प्रैक्टिस करने शुरू कर दें, अब जैसे मैंने तो 1-1.25 घंटे में पूरा पेपर डिस्कस अच्छे से कर लिया है ना, और लिख भी दिया है मोरलेस सारा कुछ, तो हमने बस 3 घंटे में ये सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। बस एक चीज याद रखना कि हमने कोई भी क्वेश्चन कभी भी पेपर में छोड़ना नहीं है, क्योंकि चाहे जितना मर्जी मुश्किल लगे दूर से, सेलुलोज, जेम्स वेब, सबको बड़े इजीली हम लोग टैकल करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा GS3 का पेपर। अब बताओ किसी को अभी कोई डाउट है या कुछ है तो आप पूछ सकते हो किसी भी पॉइंट पे। अब चलो मैं एक जेनेरिक सी बात आपको बता देता हूँ, है ना, कि GS4 की, जिसमें मुझे बहुत दिक्कत आती थी पहले, वो है ये वाले क्वेश्चंस कि वो पूछते हैं व्हाट डज दिस कोट मीन टू यू। ठीक है, वो मेरे को कभी नहीं समझ आता था कि कैसे लिखना है इसके अंदर, कि व्हाट डज दिस कोट मीन टू यू है, व्हाट डज दिस कोट मीन टू यू, वो कोट लिख देंगे ये वाला कुछ, और नीचे लिख देंगे कि इस बंदे ने ये बात लिखी है, कि नेल्सन मंडेला ने लिखी है, और यहाँ डाल देंगे। तो अब मेरे को पेज भरने में बड़ी दिक्कत आती थी कि मैं तो जेनेरिक सी बातें लिख रहा हूँ और उसके अंदर पेज भरने की कोशिश कर रहा हूँ, और मोरलेस 2 पेज है, तो फिर ये कैसे मैं लिखूंगा 2 पेज इसके ऊपर इस छोटे से कोट के बारे में। तो मैंने बड़ा सोचा, फिर एक तरीका मैंने डिवाइस करा। पहला कि हम इसको डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। अब नॉर्मली इसके अंदर मैं लिखता, इस कोट के साथ मैं कुछ वैल्यूज लिंक करता, कि हमारे एथिक्स के सिलेबस में से इमोशनल इंटेलिजेंस लिंक करता, कुछ कुछ रैंडम सी बातें करता, कुछ अपनी तरफ से समझाता भी कि इससे मुझे ये समझ आया, ये वो। तो जैसे क्वालिटीज हमेशा ना, ये हमेशा दिमाग में रखना है एथिक्स के पेपर में विद दिस निमोनिक, कि ये क्वालिटीज हम जहां पॉसिबल है वहां मेंशन करेंगे। इंटेग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, सेल्फलेसनेस, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, ओपननेस और लीडरशिप। और इन सब के हम लोग एग्जांपल्स एटलीस्ट 2-2 याद करेंगे, घर से करके जाएंगे। ऑब्जेक्टिविटी का आया है तो हाँ, जो तेंदुलकर कमेटी की पावर्टी की लाइन है, वो उन्होंने बड़ी ऑब्जेक्टिविटी के साथ सोच के बैठ के बनाई। ठीक है, आपको ये नहीं जानना कि कौन सी लाइन है, क्या है, एग्जाम्पल आप देख के जाओगे। ठीक है, सेल्फलेसनेस के लिए ये एग्जाम्पल है, अकाउंटेबिलिटी के लिए ये है, इंटेग्रिटी के लिए अशोक खेमका सर है, ये वो जो भी एग्जाम्पल्स है याद करके जाएंगे। ठीक है, अब ये हमने कर लिया। अब इसका फर्स्ट पैराग्राफ जो हमारा वो होगा कि नेल्सन मंडेला कौन था और उसने ये वाली लाइन क्यों कही होगी। कि कोई भी लाइन है कि हाँ, नेल्सन मंडेला वाज अ वेरी एक्टिव फ्रीडम फाइटर अफ्रीका का, जिसने अपार्थाइड के अगेंस्ट फाइट लीड करी थी, तो उन्होंने ये वाली लाइन इस कंटेक्स्ट में बोली होगी कि जब वो ऐसे जेल में थे, ये थे, तो ये हुआ होगा। ठीक, यहाँ पे ये पैराग्राफ खत्म हो गया। अब सेकंड पैराग्राफ हमारा वो है जो हमने वैसे लिटरली पेपर में जेनेरिक सी बात लिखनी थी, कि मुझे पर्सनली इस कोड से ये समझ आया है, और ये वाली जो हमारी क्वालिटीज है, इंटेग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब ये हम लिंक करेंगे। एग्जांपल, ये वाले सिविल सर्वेंट ने भी ऐसे ही किया था, ये वाली क्वालिटीज को यूज करके, जो इस कोड से लिंक हो रही है। सो यहाँ से यहाँ तक जो मैंने जेनेरिक बातें जेन्युइनली पूरे आंसर में लिखनी थी वो लिखूंगा। अब थर्ड पैराग्राफ में लिखूंगा हेडिंग कंटेम्पोररी रेलेवेंस। अब कोई भी कोट है ना दुनिया का, आपने कोई भी करंट अफेयर सोच लेना है, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस हो, चाहे वो इंडिया का पंचअमृत हो, चाहे वो COP27 हो, चाहे वो फ्रांस का क्राइसिस हो, श्रीलंका का क्राइसिस हो, कुछ भी हो, तो आप कोई भी कोट किसी करंट अफेयर से तो लिंक कर ही सकते हो। ठीक है, तो आपने कंटेम्पररी रेलेवेंस में लिखना है कि दिस कोट कैन बी लिंक्ड इन द कंटेम्पररी स्फीयर टू ये वाला इशू, जिसके अंदर भी ऐसे ऐसे हो रहा है, तो हमें ध्यान रखना है कि इन कोट्स को हमें ध्यान में रखना है कि इनसे विजडम गेन करनी है, ताकि हमारे आज वाले जो दिक्कतें हैं वो ना। ठीक है, सो हमारे ये 3 पैराग्राफ से डिवाइड हो गया। अब जब मुझे पता है ये थर्ड पैराग्राफ कंटेम्पररी रेलेवेंस है और 3 क्वेश्चन आते हैं व्हाट डज दिस कोट मीन टू यू, तो मतलब मुझे 3 करंट अफेयर्स की जरूरत है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, सो इन तीनों को मैं करूंगा। और फर्स्ट पैराग्राफ मुझे पता है, जो भी ऑथर है मैं उसके बारे में लिखूंगा। इन केस मुझे ऑथर नहीं पता कौन है, और अब मेरे को पता है यार पेज भरने में बहुत दिक्कत आएगी, तो मैं जो अपना जेनेरिक सा डायग्राम है ना, एथिक्स और इंटेग्रिटी वाला, वो बना दूंगा यहाँ पे, एथिक्स और मोरालिटी वाला, वैल्यूज, कंडक्ट, कैरेक्टर, बिहेवियर, जो भी है व्हाट डज दिस कोट मीन टू यू, एथिक्स के क्वेश्चन है तो साइड में ही डाल दिया। अगर बहुत ही ज्यादा कुछ है
तो साइड में ये वाला डायग्राम बना दूंगा। बहुत ही ज्यादा कुछ है कि इंटेग्रिटी से लिंक्ड है तो मैं प्रोबिटी का डायग्राम बना दूंगा कि इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी मिलके प्रोबिटी बनाते हैं। ठीक है, तो जो भी है ऐसे डायग्राम्स मेरे पास कुछ रेडीमेड है कि कुछ नहीं समझ आ रहा तो ये मैं बना दूं, बट मोर और लेस इजी सा ही होता है कि कोई मार्टिन लूथर किंग है जो सिविल राइट्स का एक्टिविस्ट था, या नेल्सन मंडेला है, या कोई फिलोसॉफिकल थिंकर है, सोक्रेट्स है, कुछ है, तो हम लिख ही सकते हैं। सो जैसे सोक्रेट्स का अगर होगा हैव अ प्रिंसिपल वर्थ डाइंग फॉर, तो हम बोलेंगे कि हाँ जी सोक्रेट्स को जेल से भागने का मौका मिला था बट उसने नहीं भागा क्योंकि उसको था कि यार मैं अपना एथिकली करेक्ट रहूंगा ऐसे वैसे करके। तो फिर मैं बोलूंगा सिमिलरली अपने में ये समझाऊंगा अपने स्फीयर में, और एग्जांपल दूंगा सिविल सर्वेंट्स के भर भर के, और फिर एंड में कंटेम्प्रेरी स्फीयर में बताऊंगा कि जैसे इंडिया है ग्लोबल साउथ की वॉइस है, हम लोग भी पंचामृत निकाला है जबकि हमारी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज ने पोल्यूशन पहले करा है, हम फिर भी डेवलपिंग होने के बाद भी ये कर रहे हैं बिकॉज वी हैव अ प्रिंसिपल वर्थ डाइंग फॉर। तो ऐसे करके हम कंटेम्प्रेरी स्फीयर में वो समझा देंगे। सो ये वाला मुझे एक क्वेश्चन में दिक्कत आती है, व्हाट डज दिस कोट मीन टू यू, तो इसका ये पैटर्न जो है हमने फिगर आउट किया है। तो अब आप लोग बताओ, जैसे अब हमने अगले करने हैं की स्टडीज डिस्कस 2022 के पेपर के, तो आपने आज करने हैं कि नेक्स्ट क्लास में करने हैं? नेक्स्ट डे करने हैं, चलो ठीक है, मतलब आपको भी ऐसा ना लगे कि टू मच हो गया तो इसलिए वो है, तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट आपने जो आज सच्ची मैंने क्लास में बातें बताई है ना, इनको ध्यान में रखना, या कभी जब आप अपनी मेंस की तैयारी कर रहे हो तो लेक्चर को दोबारा देख लेना कि कैसे कैसे हमने अप्रोच की थी, क्योंकि जेन्युइनली ये सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है और इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। थोड़ा सा ये देखना, बाकी कल एथिक्स की केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। अगर आपको करना है तो 2022 के पेपर की केस स्टडीज रीड कर लेना। अब नेक्स्ट क्लास कल तो नहीं होगी, परसों भी नहीं होगी, उसके बाद होगी 24 को होगी, ठीक है। तो तब तक आप कर लेना कि केस स्टडीज को एक बार रीड कर लेना और अपने हिसाब से एक बार सोल्यूशन सोच लेना कि क्या होना चाहिए, वो लिख के ले आना, फिर मैं क्लास में पूछ लूंगा, आप अपनी तरफ से बताना, क्योंकि तभी बहुत इंटरेक्टिव होएगा। अब मैं बहुत सारे सिविल सर्वेंट से मिला हूँ सिलेक्शन के बाद, तो वो एक चीज कहते हैं कि यार हमेशा क्वेश्चंस पूछते रहा करो, क्योंकि आप जितने पूछोगे ना उतनी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं भी पूछ लेता था क्वेश्चन, चाहे मैं गलत भी हूँ, क्योंकि और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि टेस्ट में जितनी गलतियां करोगे ना उतना अच्छा है, क्योंकि फिर उससे उतना सीखने का मौका भी मिलता है। तो मैं भी पर्सनली होता था कि टेस्ट में, तभी मैं मॉक में भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता था कि जो क्वेश्चन गलत होएगा ना मेरा, वो मेरे को ज्यादा अच्छे से मैं उसको ध्यान से अगली बार पढ़ूंगा और मेरे को ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड होएगा। तो मेंस के भी मॉक में चाहे आपका टाइम ओवरशूट हो गया, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो, चाहे बिल्कुल भी नहीं आता, घटिया सा आंसर है फिर भी लिख दो, एटलीस्ट आपको भी धीरे धीरे डेवलपमेंट होगी इस मामले में, ठीक है। सो ये है, थैंक यू एवरीवन।